मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाना शुरू किया था, जिसमें मैंने गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर वायर का कंसेप्ट और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराए थे। पोटेंशियोमीटर वायर हम कंटिन्यू कर रहे थे। कंसेप्ट आपको मैंने समझाया था, कुछ कंसेप्ट भी बाकी है और लास्ट के सारे पूछे हुए सवाल मैं आपको करा दूंगा, ताकि आपको यह महसूस हो कि जो हमने पढ़ा है उस पर सवाल कैसे पूछे जाते हैं और हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 2 होमवर्क दिया था, सबसे पहले वही से स्टार्ट करते हैं। ये रहा साहब सवाल। बच्चे बोल रहे हैं कि सर नहीं हो पा रहा, कुछ अजीब सा आ रहा था। अरे भैया, अजीब सा इसलिए आ रहा था कि तुम इसको करने की कोशिश कर रहे थे न्यूमेरिकली। जब इसको कंसेप्चुअली फील करने की कोशिश करोगे तो समझ आ जाएगा कि कहानी कुछ उल्टी। सवाल गलत नहीं है, तुम कौन हो तो डिसाइड करने वाले। भाई सवाल गलत है। कई बच्चे होते रामलाल टाइप, सर ये सवाल ही गलत है। भाई सवाल गलत नहीं है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं साहब, आप आंसर नहीं निकाल पा रहे हो, कंसेप्चुअल गलत जा रहे हो आप। सवाल गलत नहीं है, इसका आंसर होगा नॉट पॉसिबल, है ना। टू फाइंड बैलेंस पॉइंट इज नॉट पॉसिबल एंड फोर्थ ऑप्शन विल बी नॉट पॉसिबल। तो आपको टिक करना पड़ेगा। सर नॉट पॉसिबल क्यों? बैलेंस नहीं मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां से जब देखें तो इस मेन बैटरी की वजह से करंट इधर फ्लो करेगा। करंट इधर फ्लो करेगा। यहां पे मैं 2 पॉइंट मान लेता हूं, ए और बी। ए और बी के बीच हायर टर्मिनल पे कौन होगा? तो करंट हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, तो यहां पे ए हायर होगा, बी लोअर होगा। ठीक है, यहां से जब देखें तो आप, और नीचे वाले वायर में देखें तो ए लोअर है, बी हायर है, क्योंकि जिस बैटरी का आपको ईएमएफ निकालना है वो इस तरफ हायर पोटेंशियल दे रहा है। तो साहब एक कंसेप्चुअल पॉइंट था जिसे मुझे समझाना था, और हल्के में बोल देने से थोड़ा सा फील नहीं आता, इसलिए मैंने आपको काम दिया था। तो आप काम करिए। 10% बच्चे समझ गए थे कहानी। उन्होंने बोल दिया कि सर बैटरी उल्टा लगा हुआ है, ऐसे हम इस बैटरी का ईएमएफ फाइंड आउट नहीं कर सकते। कुछ बच्चे साहब उलझ गए, कोई बात नहीं, अल्टीमेटली हमें कंसेप्ट सीखना था। तो ध्यान से सुनिए, किसी भी बैटरी का जिसका आपको ईएमएफ निकालना है उसकी पोलरिटी उसी तरफ होनी चाहिए जिस तरफ पोटेंशियोमीटर वायर इंस्ट्रूमेंट की बैटरी की पोलरिटी है। तभी आप यहां से जब जाएंगे, देखो बी से जाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहां पे पोटेंशियल कम हो रहा, देखो हाई से लो की तरफ जाएंगे, और फिर यहां भी पोटेंशियल कम हो रहा, तो क्लोज लूप में जीरो पोटेंशियल आ ही नहीं पाएगा। टू फाइंड बैलेंस पॉइंट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दूसरा सवाल, इसमें भी आंसर है नॉट पॉसिबल। इसमें भी तुम्हारा आंसर नहीं आएगा, तुम निकालने की कोशिश कर रहे होगे लेकिन आंसर नहीं आएगा। सर इसमें आंसर क्यों नहीं आ रहा? फिर इसमें आंसर नहीं इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि देखिए 4 ओम 10 वोल्ट और यहां से यहां तक वायर में टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जो हो रहा, 6 ओम एंड 10 ओम के वायर में पोटेंशियोमीटर वायर जिसको बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर वायर आप जिसको बोलते हैं, इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा वो इस 8 वोल्ट की बैटरी से कम है। अब आप किसी भी अननोन बैटरी का ईएमएफ तभी निकाल सकते जब उसका बैलेंस पॉइंट, इसका ईएमएफ इसमें बैलेंस होगा, और इसका ईएमएफ इसमें बैलेंस होने के लिए मैक्सिमम यहां से यहां का पोटेंशियल ड्रॉप इस बैटरी के ईएमएफ के बराबर या ज्यादा होना चाहिए इस वायर में पोटेंशियल ड्रॉप। अब साहब इस वायर में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तुम्हारा 5 वोल्ट और बैटरी तूने 8 वोल्ट की लगा दी और उसका बैलेंस पॉइंट ढूंढ रहा है, संभव ही नहीं है। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट का कुछ लिमिटेशंस होता है, वो आपको यहां पे समझना पड़ेगा। क्या ये पोटेंशियोमीटर वायर किसी भी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल देते हैं? हाँ, बैटरी के ईएमएफ का क्या मतलब है? 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। सर वो तो वोल्टमीटर भी निकालता है। तो अभी हम यहां पे कंसेप्चुअल डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैंने बेसिक कंसेप्ट सारे बताए, लेकिन जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं ना वो मैं एक एक करके बताता हूं। चलिए, अगर ऐसा सवाल आया बैटरी की पोलरिटी पीछे की तरफ लगी हो तो उसको हम बैलेंस नहीं कर सकते। हाँ, कई बार ऐसा सवाल पूछते हैं, ध्यान से देखिएगा, ऐसा सवाल पूछते हैं तो इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैसा सवाल? ऐसा, क्या यहां से गैल्वेनोमीटर का बैलेंस पॉइंट कहीं मिल सकता है? हाँ। अब तुम ये मत बोलना कि सर आपने तो इधर ही से लगाया था हमेशा, इधर से कैसे लगाएंगे? अरे भाई साहब एक बात बताइए, यहां से यहां पे आने पर करंट ऐसे फ्लो करेगा मेन पोटेंशियोमीटर वायर का, तो ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर होगा। इस तरफ से भी आओगे तो इधर हायर होगा, ये लोअर होगा, तो यहां पे बैलेंस पॉइंट मिल सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पोटेंशियोमीटर वायर का मेन इंस्ट्रूमेंट जो है ये, इसमें एक वायर लगा होगा जिसका पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ कुछ V होता है, फिक्स होता है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते हैं पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा, सॉरी पोटेंशियल ड्रॉप प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। तो देखिए ध्यान से, इसका टर्मिनल एक ही तरफ होना चाहिए। दूसरी बात, जिस भी बैटरी के ईएमएफ को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, बैलेंस निकालना चाहते हैं, उसकी वैल्यू इस बैटरी के कंपेयर में कोई खास बात नहीं, इस बैटरी से हमें कोई लेना देना नहीं। हाँ, इस बैटरी से हमें लेना देना होता अगर डायरेक्टली ये वाला रेजिस्टेंस 0 हो जाता।
अगर ये रेजिस्टेंस 0 हो जाता, पहला सेटअप देखो मैंने क्या समझाया था, यहां पे कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लिया था, तो यहां से यहां का पोटेंशियल ड्रॉप ई के बराबर था। तो यहां से यहां का पोटेंशियल ड्रॉप इस बैटरी के ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए। दो बातें आपको समझ आई, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किसी भी दूसरे किसी सर्किट के दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के काम आता है। सर वो तो वोल्ट मीटर कर सकता है, हमें इसकी क्या जरूरत है, हमें इसकी क्या जरूरत हो, तो वोल्ट मीटर कर सकता है। ध्यान सुनिएगा, वोल्ट मीटर कर सकता है, मैं माना, लेकिन वोल्ट मीटर में तुम कितनी भी वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई रख लो, कुछ ना कुछ तो वो करंट उसमें जाएगा। वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं तो हाई रेजिस्टेंस से कम करंट जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ करंट जाएगा, और कुछ ना कुछ करंट जाएगा तो एरर होगा, एरर आएगा। करंट अगर पोटेंशियोमीटर लगाने वोल्ट मीटर लगाने से, सर्किट में वोल्ट मीटर लगाने से वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस की वजह से सर्किट थोड़ा खराब हो सकता है। चाहे तुम कितनी भी हाई रेजिस्टेंस रख लो, कुछ करंट जाएगा तभी तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। ऐसा तो नहीं है ना साहब कि तुम बोलोगे सर ऐसा करते हैं ना, क्या चिंता कर रहे हो, यहां पे किसी 1 ओम के क्रॉस हमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, तो हम यहां पे लगा लेंगे गैल्वेनो वोल्ट मीटर 1000 ओम का। अरे मेरे लाल, तू 1000 ओम भी लगा लेगा, कुछ ना कुछ सर्किट का करंट डिवाइड होगा। जो 1 ओम से पहले करंट जा रहा था उसका कुछ हिस्सा ऊपर जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, और जैसे ही कुछ हिस्सा ऊपर जाएगा मतलब एरर तो आना है। और ये पोटेंशियोमीटर वायर जो होता है वो नो करंट के बेसिस पे डिफाइंड होता है, उसका जो कंसेप्ट है वो बैलेंस पॉइंट पे डिफाइंड होता है, मतलब यहां पे कोई करंट नहीं जा रहा होगा, तो मेन सर्किट का करंट इसमें जाता भी नहीं है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट का बता भी देता है। तो वोल्ट मीटर के कंपेयर में पोटेंशियोमीटर में एरर कम आता है। सर एरर कम क्या, एरर आएगा ही नहीं, अरे कैसी बात है, इंस्ट्रूमेंट तो बढ़िया है, लेकिन तू जो यूज करने वाला रामलाल टाइप इंसान है वो तो खराब है। तू यहां पे इसको स्लाइड कर करके मेजर कर रहा होगा, अब स्लाइड करने में तुम्हें एकदम पास पॉइंट से, अंधा है तू, काना है, दिख ही नहीं रहा ढंग से, तो कुछ गलती कर सकता है, मेजरमेंट में गलती कर सकता है। इंस्ट्रूमेंट एकदम परफेक्ट है, समझ में आया कि नहीं है, इंस्ट्रूमेंट एकदम परफेक्ट है। तो सर हम फिर पोटेंशियोमीटर वायरिंग क्यों नहीं यूज करते, हम वोल्ट मीटर यूज करते ही क्यों है। वोल्ट मीटर इतनी सा, इसको आराम से ऐसे पॉकेट में रख के कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल निकालना, निकाला, चिपकाया, पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया। और ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है ये तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है, ये पूरा ऐसे लेके जाना पड़ेगा। हाँ भैया कहाँ निकालना है, कहाँ निकालना है ना, तो ये पूरा लेके जाना पड़ेगा सेटअप। तो ये बड़ा है, पोटेंशियोमीटर वायर का सेटअप बहुत बड़ा है, इसीलिए दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल निकालने के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो 3-4 बातें बताई है, उसको अपनी भाषा में अच्छे से लिख लीजिए। दूसरी बात, आपने कई बार देखा होगा पोटेंशियोमीटर वायर जो किताबों में बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं, मेन सेल लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस लेते हैं, और यहां पे जो वायर बनाते हैं, वायर है ना, जो थिक वायर बनाते हैं, उसको ऐसे ऐसे ले जाते हैं यहां तक, फिर ऐसे घुमा लेते हैं, फिर ऐसे घुमा लेते हैं, फिर ऐसे घुमा लेते हैं। अरे दादा ये क्या कर रहे भाई, एक और बार घुमा लेते चल। तो ये घुमा घुमा के क्या बताना चाहते हो, बताना ये चाहता हूं कि मान लो बैटरी का पोटेंशियल यहां पे 10 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। अब 10 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है 10 मीटर में, 10 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है 10 मीटर में, ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ 1 वोल्ट पर मीटर। और उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप तुम नहीं बदल सकते, बैटरी की जितनी क्षमता होगी उतना ही पोटेंशियल यहां पे ड्रॉप कराएगा कुछ ना कुछ, वो 10 वोल्ट ही है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत बड़ी कर दी मैंने, लंबाई बहुत बड़ी कर दी, 100 मीटर कर दिया, 100 मीटर कर दिया, तो ये कट क्या आएगा 0.1 वोल्ट पर मीटर। अब किससे मेजर करना बेहतर होगा, हमने क्या किया कि जैसे ही हम 1 मीटर आगे जाएंगे, 1 मीटर आगे जाएंगे तो 1 वोल्ट इसमें बढ़ जाएगा, 1 मीटर आगे जाने पे, इसमें 1 मीटर आगे जाएंगे तो 0.1 वोल्ट पर मीटर ही बढ़ेगा, तो ये ज्यादा प्रिसाइज देगा। जैसे कभी कभी होता है ना, हमें कंफ्यूजन होता है 5 और 6 के बीच में, तो 5 और 6 के बीच में कंफ्यूजन होता है तो हम 5 ही ले लेते हैं, है ना, जिसको जस्ट क्रॉस किया होगा। तो जब तुम है तो 6 के और 5 के बीच में, तो उसमें गलती तो ज्यादा हो जाएगी अगर 1 मीटर में पोटेंशियल ड्रॉप 1 वोल्ट का हो रहा है तो, और अगर 1 मीटर में पोटेंशियल ड्रॉप 0.1 वोल्ट का ही हुआ है तो 5 लो या 6 लो, एरर कितने का होगा 0.1 का, और अगर ऐसा देखो तो एरर इसमें ज्यादा का होगा। तो हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, है ना, जितना ज्यादा सेंसिटिव होगा अच्छा रिजल्ट देगा। अब मान लो, हाँ बिल्कुल, सेंसिटिविटी हाई मतलब एक्यूरेट रिजल्ट, नो एरर, लेस एरर, और लो सेंसिटिविटी का मतलब यह है कि तुम भैया यहां पे आगे पीछे वायर को घुमा रहे हो, कोई डिफ्लेक्शन ही शो नहीं हो रहा, ऐसा पड़ा एकदम 20 वोल्ट पर मीटर, तो 20 वोल्ट पर मीटर, 1 मीटर में 20 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप है, अरे 20 वोल्ट पर मीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये,
1 मीटर में 20 वोल्ट हो रहा, और तू 2 वोल्ट की बैटरी लेके जाएगा, तो 2 वोल्ट को बैलेंस करने की कोशिश करेगा तो इधर उधर डंडा घुमाएगा, कुछ डिफ्लेक्शन ही शो नहीं करेगा। और वहीं पे अगर हो 1002 वोल्ट पर मीटर तो शानदार इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। सारा खेल किस चीज का समझ रहे हो? पोटेंशियल ग्रेडियंट का। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है 0.002 वोल्ट पर मीटर, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे जाओगे तो बहुत लार्ज चेंज, मतलब सिग्निफिकेंटली ये कम एरर दिखाएगा। समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ इंक्रीज करते हैं ताकि वो लेस एरर और एक्यूरेट रिजल्ट दिखाए, राइट? अब आइए सवाल देखिए। पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, नीट 2016 का सवाल है। एग्जैक्टली लास्ट लेक्चर में जहां पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट छोड़ा था, दो बैटरी के ईएमएफ को कंपेयर करने का जो केस समझाया था, उसी पे ये सवाल है। नीट 2016 का पूछा हुआ सवाल है। मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली जो मैंने लास्ट केस में फॉर्मूला बताया था आपको, E1 प्लस E2 बटा E1 माइनस E2। देख लो, जो बड़ा है उसको उधर रखना। बड़ा कौन है, कहीं लिखा है क्या? पोटेंशियोमीटर लेंथ, पोटेंशियोमीटर डिफरेंस मेंटेन टू सपोर्ट अनदर इन अपोजिट डायरेक्शन, कुछ नहीं लिखा। तो दूसरे वाले E2 को अनदर सेल इन अपोजिट डायरेक्शन, तो पहला सेल E1 हो गया तो अनदर सेल ये हो गया, कुछ नहीं था। L1 प्लस L2, अरे ऊपर प्लस है, सॉरी L1 बाई L2, ठीक है ना। जब दोनों को एक साथ जोड़ा तो L1 भी बैलेंस हुआ, अपोजिट कर दिया मैंने E2 को तो L2 भी बैलेंस हुआ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो E1 बाई E2 सिंपल आ जाएगा, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई L1 माइनस L2। सवाल को क्या कर पढ़ना, हम तो कई बार पढ़ के ऐसे सवाल कर चुके हैं। चलिए सीधे आंसर लिखते हैं। बताइए L1 ढूंढिए क्या है, 50 एंड L2 ढूंढिए 10, कोई मतलब ही नहीं है। तो सवाल पढ़ो, दो सेल और दो लेंथ कर दो यहां पे, बोलो 60/40, 3/2, 3/2 इज द करेक्ट आंसर। नीट 2016 वो साल है जिसमें नीट का पेपर सबसे मुश्किल आया था। ये रहा मुश्किल सवाल तेरा, देखिए नेक्स्ट देखिए। 10 मीटर लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी हैविंग ए स्टेडी वोल्टेज। एक 10 मीटर का पोटेंशियोमीटर वायर बनाया हमने, 10 मीटर इसका लेंथ है, इसको एक बैटरी से जोड़ दिया। इससे जोड़ दिया हमने, एक बैटरी से जोड़ दिया जिसका वोल्टेज कांस्टेंट है, लेंथ है इसका 10 मीटर, वोल्टेज कांस्टेंट है, कुछ ई होगा, ठीक है साहब। उसके बाद क्या कह रहा है, हैविंग स्टेडी वोल्टेज, लैप्लासेस सेल इज बैलेंस्ड एट 4 मीटर, मतलब लैप्लासेस सेल हो या कोई भी सेल हो 4 मीटर पे बैलेंस हो रहा। मतलब एक दूसरा सेल हमने लिया है जो कि कहीं 4 मीटर पे बैलेंस हुआ है, मतलब डिफ्लेक्शन 0 शो कर रहा होगा। यहां पे गैल्वेनोमीटर है, कहीं 4 मीटर पे बैलेंस हुआ है, यहां से 4 मीटर पे बैलेंस हुआ है, ठीक है साहब, 4 मीटर पे बैलेंस हुआ है। इफ द लेंथ इज केप्ट सेम, लेंथ को सेम रखा, बट इट क्रॉस सेक्शन इज डबल्ड, बट इट क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल कर दिया, तो अब वही लैप्लासेस सेल इसी इंस्ट्रूमेंट में पोटेंशियोमीटर वायर में कितने लेंथ पे बैलेंस होगा। तो चलिए देखते हैं, सारा खेल किसका है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ का। तो आइए यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ देखते हैं। अगर मैं यहां पे पोटेंशियल मानता हूं 0 वोल्ट, मेरी मर्जी कहीं भी 0 मान सकता हूं, यहां पे 0 0 0 0 0 0 0, कोई वायर में रेसिस्टेंस और बैटरी नहीं आ रहा, कैपेसिटर नहीं आ रहा, पोटेंशियल 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा, ऐसे कूद के जाऊंगा तो तेरा ई हो जाएगा। तो टोटल वायर में पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ, ई, और लेंथ कितना वायर का, एल। तो आप लिखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ लैम्डा इज इक्वल टू ई बाई एल, ठीक है सर। अब एरिया डबल कर दिया, पहले मान ले एरिया ए था, अब एरिया 2a कर दिया, और यहां से वही सेल लगा दिया ई वोल्ट का। अब इसमें पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ देखूंगा तो ई बटा एल ही होगा। तो साहब पर यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप तो चेंज हुआ ही नहीं सर, एरिया चेंज होने से करंट चेंज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा। अब यहां पे बच्चे को फंसाने की कोशिश करते हैं, बच्चे को कहते हैं कि देखो बेटा एरिया चेंज हुआ, हाँ हुआ, तो रेसिस्टेंस चेंज होगा, हाँ होगा, रेसिस्टेंस चेंज होगा तो करंट चेंज होगा, हाँ होगा, लेकिन टोटल पोटेंशियल ड्रॉप चेंज नहीं होगा। कैसे देखो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, एरिया को डबल करूंगा रेसिस्टेंस हाफ होगा, तो करंट इज इक्वल टू होता है वी बाई ई बाई आर, जो भी है वी बाई आर, यहां पे ईएमएफ है ई, रेसिस्टेंस आर, लेकिन टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगा तुम्हारा आई इंटू आर। आई की वैल्यू बोलो ई बाई आर इंटू आर, आर से आर कट गया, ई आ गया। ये तो टाइम पास कर रहा था यार, तो डायरेक्ट भी देख, यहां पे 0 वोल्ट है, यहां से घूम के आएगा, बैटरी का टोटल पोटेंशियल इस वायर में ड्रॉप हो रहा, यहां पे 0 वोल्ट माने, यहां से घूम के टोटल पोटेंशियल ड्रॉप ई ड्रॉप हो रहा, तो ई बाई एल लेंथ आ गया। तो पर यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप उतनी है, तो इसको बैलेंस करने के लिए पहले भी 4 मीटर पे होगा, बाद में भी 4 मीटर पे होगा।
आंसर 4 मीटर आएगा। समझ आया? हाँ, यहां पे ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर यहां पे कोई इंटरनल रेजिस्टेंस हो, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस हो, पिछले वाले सवाल में नहीं दिया था, तो बैटरी की बात करी थी तो हम अपने मन से इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लगा सकते, बैटरी की बात करी तो हम आइडियल ही मानेंगे। तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस हो तो एरिया चेंज होने से फर्क पड़ेगा, एरिया चेंज होने से फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, अ पोटेंशियोमीटर इज एन एक्यूरेट एंड वर्सेटाइल डिवाइस टू मेक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ बिकॉज द मेथड इन्वॉल्व्स सेल। सेल कौन सा मेथड होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट तो अच्छी चीज है, चलो। अ कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर, अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, गैल्वेनोमीटर एंड रेसिस्टर। देखो बेटा, ये हो जाएगा आपका आंसर, कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर। क्योंकि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जा रहा, मतलब मेन इंस्ट्रूमेंट का करंट डिवाइड नहीं हो रहा। तो जिस भी मुझे सेल का या सर्किट को एग्जामिन करना है उसका करंट डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा। जैसे आप फिर से समझिए, मान लो यहां पे रेसिस्टेंस लगाओ, यहां पे रेसिस्टेंस लगाओ, ये बैटरी लगाओ, तुम्हें वोल्ट मीटर जाके कनेक्ट करना है उस दो पॉइंट के बीच में जहां पे तुम्हें पोटेंशियल निकालना है। मान लो इसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल निकालना है, तो ऐसे वोल्ट मीटर यहां पे कनेक्ट करेगा, तो कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता है वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर में सोर्स ऑफ एनर्जी तो है नहीं कि खुद करंट फ्लो करा लेगा। तो मेन सर्किट का करंट यहां पे डिवाइड होगा, और मेन सर्किट का करंट डिवाइड हुआ, इसका साफ मतलब है सर्किट खराब हुआ है थोड़ा, तो एरर आएगा। लेकिन पोटेंशियोमीटर वायर तो मेन सर्किट का करंट यूज ही नहीं करता है ना, तो नो करंट फ्लोज थ्रू द वोल्टमीटर। सिर्फ पोटेंशियल ग्रेडियंट से काम थोड़ी ना चल जाएगा यार, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, री एआईपीएमटी 2015, री एआईपीएमटी 2015 सवाल बढ़िया है, थोड़ा समझते हैं। पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ एल, चलो बना लो ना, क्या बुराई है यार। कह रहा है एक एल लेंथ का पोटेंशियोमीटर वायर है, तो क्या दिक्कत है, बनाओ। एंड रेजिस्टेंस आर, चलो कोई बात नहीं, रेजिस्टेंस आर एंड कनेक्टेड विद अ सीरीज विद अ बैटरी ऑफ ई नॉट। इसको एक बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिया। आप कहेंगे कि सर इस बैटरी ई नॉट से कनेक्ट सीरीज में किया है, ठीक है, मतलब ऐसे किया है ये वायर, और यहां से कैसे किया, हाँ सर ऐसे किया है, ठीक है। उसके बाद क्लोज लूप बनाऊंगा, तो क्लोज लूप बनाने के लिए इसको जोड़ूंगा, हो गया ना, वही चीज तो है ये, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस भी है R1, यहां पे मान लो R1। हो गया क्या पूरा? इंस्ट्रूमेंट तो लगभग लगभग बन ही गया है, इसमें कुछ तो बना नहीं, यही तो इंस्ट्रूमेंट होता है। पहले क्लास में मैंने पहला ही चीज यही दिखाया था आपको। हाँ, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस 0 लिया था, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 वाले भी सवाल आपको कराया। अननोन ईएमएफ E, चलो अननोन ईएमएफ E लाया, आओ भाई अननोन ईएमएफ E, अननोन ईएमएफ E लाया, ठीक है साहब। इस बैलेंस एट लेंथ स्मॉल एल, यहां से जोड़ा होगा, और यहां से गैल्वेनोमीटर लगाया और घुमा घुमा के यहां पे चिपका दिया। स्मॉल एल लेंथ पे बैलेंस हुआ, लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, दैट ईएमएफ E विल बी गिवन बाय, इसका ईएमएफ कितना होगा ये पूछा है, इसका ईएमएफ कितना होगा ये पूछा है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, बताओ। बैलेंस कंडीशन में तो आप जानते हो कि यहां से जो करंट पहले फ्लो कर रहा था, इसके कनेक्ट होने के बाद भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा सर करंट फ्लो? बैलेंस कंडीशन है, वो तो एक्सपेरिमेंटली देख रहे हैं करंट फ्लो नहीं कर रहा। अब करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि इसका रेसिस्टेंस, सॉरी पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं। एक यूनिट लेंथ पे पोटेंशियल ड्रॉप लेमडा है, तो स्मॉल एल में होगा लेमडा एल, और लेमडा एल बराबर ई हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? लेमडा एल बराबर क्या हो जाएगा? ई। अब लेमडा की वैल्यू कितनी होगी? तो लेमडा हो जाएगा टोटल पोटेंशियल ड्रॉप बाई लेंथ। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप में मान लेता हूं V, और लेंथ है आपका कैपिटल L इंटू स्मॉल एल बराबर ई। अब टोटल पोटेंशियल ड्रॉप तो आप देखिए ई नॉट है, एक मिनट, हाँ V को हम लिख लेंगे I इंटू आर, V को लिख लेंगे हम करंट I इंटू इसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर, तो स्मॉल आर L बटा कैपिटल L इज इक्वल टू EMF। इसकी वैल्यू तो अपने को निकालनी है, कोई बात नहीं, ये निकालनी है। I कितना हो जाएगा? करंट, करंट हो जाएगा ई नॉट बटा दो रेजिस्टेंस सीरीज में स्मॉल आर एंड स्मॉल R1। तो से करंट को आप लिख सकते हैं, देखिएगा EMF इज इक्वल टू, करंट को लिख सकते हैं आप ई नॉट बटा स्मॉल आर प्लस R1, स्मॉल आर प्लस R1 इंटू स्मॉल आर L बटा कैपिटल L। आंसर आ गया। अब ढूंढ लो, बताओ। ई नॉट स्मॉल आर स्मॉल एल बटा कैपिटल L, ई नॉट स्मॉल आर स्मॉल एल बटा कैपिटल L, यही आ रहा है बेटा, थर्ड ऑप्शन इज अ करेक्ट, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट। समझ आया अच्छे से? कोई खास बात नहीं बेटा। नेक्स्ट देखिए, पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ 4 मीटर एंड रेजिस्टेंस A2, ठीक है। एआईपीएमटी 2015 देख रहे हैं आप सवाल कैसे पूछे जाते हैं, समझिएगा प्लीज। पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ 4 मीटर रेजिस्टेंस A2, जो कह रहा है वो करना पड़ेगा, 4 मीटर एंड रेजिस्टेंस A2। चलो ठीक है साहब,
चलो ठीक है साहब। द रेसिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द वायर एंड एन एक्यूमुलेटर ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, इसको एक्यूमुलेटर भी कहते हैं, है ना। 2 वोल्ट ईएमएफ का मेन बैटरी इसके साथ जोड़ दिया है। बोला यहां पे रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए, किस लिए भाई, क्या करना है, युगांडा जाना है क्या, टू गेट अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट मींस लैम्डा, है ना, वोल्ट पर मीटर में होता है। ये कितना दिया, 1 मीटर वोल्ट नहीं है, वो स्मॉल एम कही आ जाए उसका मतलब मिली, तो 1 इंटू मिली मतलब 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो आ जाएगा 10⁻², सॉरी -2, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 10⁻² मीटर। तो लेमडा को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10⁻³ से 10⁻² कटेगा तो 1/10 वोल्ट पर मीटर। ये आपका क्या आ गया, लेमडा। तो क्या कहता है अब आगे, कहता है कि इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ आप, क्या इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ कितना होना चाहिए। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ आया है, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो 1 यूनिट लेंथ में 1/10 है, तो टोटल के लिए इसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जो आएगा V वो हो जाएगा आपका पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यह आ जाएगा बेटा 4/10 वोल्ट। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप वायर का आ गया 4/10 वोल्ट। ठीक है, ये भी अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, इसमें करंट कितना फ्लो होगा, तो करंट आप यहां से निकाल सकते हैं ना बहुत आसानी से। करंट इज इक्वल टू होता है IR, सॉरी V/R, तरह से करंट हो जाएगा देखिए V/R, तो 8 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा 4/10 मल्टीप्लाई 8 मतलब 1/20 एम्पियर, तो 1/20 एम्पियर इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा। अच्छा एक बात बताओ, सीरीज में होने की वजह से जितना करंट ऐसे आएगा, एक ही लूप बन रहा है, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे घूम के आ जाएगा, ऐसे तो घूम रहा होगा ना करंट, तो जितना करंट इससे उतना ही करंट इसमें जाएगा डायरेक्ट, तो यहां का भी करंट उतना ही होगा। तो रेसिस्टेंस हमें निकालना है, तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू लिख सकते हैं वोल्टेज बाई करंट। यहां पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे वो कितना होगा, तो बैटरी का जो नेट पोटेंशियल होता है वो सारे कंपोनेंट्स के लॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप का सम होता है। इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। अरे भाई यहां का पोटेंशियल ड्रॉप प्लस यहां का पोटेंशियल ड्रॉप बराबर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, तो आप लिख सकते हैं इसका पोटेंशियल ड्रॉप बैटरी का पोटेंशियल माइनस ये, तो बैटरी का पोटेंशियल 2 माइनस ये हो जाएगा आपका 4/10 डिवाइडेड बाई करंट। करंट कितना है 1/20। अब यहां पे एलसीएम लोगे तो ये 20 - 4 हो जाएगा 16/10 और 20 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 16 मल्टीप्लाई टू 32 ओम इज अ करेक्ट आंसर। 32 ओम इज अ करेक्ट आंसर। समझ आया, थोड़ा सा लेंदी और कैलकुलेटिव सवाल था और इसमें फिक्स वैल्यू दिया हुआ है तो आपको ऐसे करना ही पड़ेगा। आगे समझिएगा, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी व्हेन की वन, देखो मेन है हमारा एक्सपेरिमेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का निकालना, है ना। पहला क्या था, किसी बैटरी का ईएमएफ निकालना, दूसरा था किसी बैटरी का ईएमएफ का रेशियो निकालना, तीसरा है बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। मैंने दो चीजें अलग अलग बनाई है ताकि आपको ये देख के फील आ जाए कि कहानी क्या है। ये अलग है एकदम, ये क्या है, देखो एक बैटरी है, ओहो सॉरी पोटेंशियोमीटर वायर है, ये क्या है बेटा पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका मेन सेल है, एक्यूमुलेटर है जिसका ईएमएफ है E, रेजिस्टेंस है स्मॉल r, और ये बैटरी है जिसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r पता करना है। ये स्मॉल r ना लिख तू डैश लिख ले, डैश लिख ले सर, डैश से क्या होगा पता चलेगा कि थोड़ा अलग है, एक जैसा नहीं है, अलग है, ये पता चलेगा कि थोड़ा अलग है और क्या। अच्छा ओके 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 ओके, क्या चाहिए, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो आप ध्यान से देख पा रहे हो, देखो सर्किट बहुत भयंकर होने वाला है, मैं चाहूं तो इसको ही मिटा दूं, तो इंस्ट्रूमेंट देखिए, इंस्ट्रूमेंट, अब इंस्ट्रूमेंट का यूज करके किसी दूसरा बैटरी जो मेरे पास पड़ा था उसका मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा पता करना है। तो ये है जिसको मुझे एग्जामिन करना है और ये इंस्ट्रूमेंट इस पे एग्जामिन करेगा, इसका एग्जामिन करेगा, है ना। ठीक है सर, अपन क्या करते हैं कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस पता करने के लिए अपन एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R लाते हैं जिसका वैल्यू मुझे नोन होता है। ये मुझे पता है कि कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, ले लेंगे ना, घर में पड़ा होगा कुछ 10 ओम 20 ओम 30 ओम, उसको अपन यहाँ पे लगा लेंगे, नोन अपने को पता है। ठीक है, और स्मॉल r की वैल्यू में पता करनी है। तो अपन क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं, सबसे पहले इसको यहां से कनेक्ट करके इससे कनेक्ट कर देते हैं, और यहां पे एक की हो जाएगा 1, ये की हो जाएगा 2, और यहां से लगाते हैं इसमें गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर में कनेक्ट कर देते हैं तुम्हारा जॉकी, और इस जॉकी को यहाँ पे हम स्लाइड करते हैं, इस जॉकी को क्या करते हैं स्लाइड करते हैं।
अब चलते हैं ये कैसे निकालेंगे। तो पहला स्टेप ये है कि आप 1 और इसको बोल देता हूं मैं 3, 1 एंड 3 को कनेक्ट करें। तो जब 1 एंड 3 को कनेक्ट करूंगा तो ये आर ओपन सर्किट जैसा बिहेव हो जाएगा। देखो ना मैं करके दिखाता हूं। 1 एंड 3 को कनेक्ट करने का मतलब है ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो 1 एंड 3 कनेक्ट है तो ये लूप बना, देखो ऐसा यहां पे कहीं आ जाएगा। इसका बैलेंस पॉइंट बोल रहा कि L1 पे मिला है, तो इस आर के होने ना होने से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, ये तो ओपन वायर हो गया ना। तो इसलिए कहते हैं जो बाहर वाला रेजिस्टेंस लगा है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है। टूटा हुआ तार का इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, सर्किट में है ही नहीं है। जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया वो सर्किट का पार्ट अभी नहीं है। हम कह सकते हैं जो आर है इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस वो इनफाइनाइटली लार्ज है, ओपन वायर है। तो बैलेंस पॉइंट का मतलब है यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और यहाँ पे बैलेंस पॉइंट मिला, मतलब इस पॉइंट से लेकर के, समझिएगा, इस पॉइंट से लेकर के टिन टिना टिन टिन टिना टिन टिन यहां तक जो ईएमएफ है वो ई के बराबर है। और अगर मैं मेन इसका पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ मान लेता हूं लैम्डा वोल्ट पर मीटर, तो L1 लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा लैम्डा L1 एंड दैट इज इक्वल टू ई, ईएमएफ ऑफ द बैटरी। और यहां से करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं। तो देखिए व्हेन की 1 and 2 is connected then balance point is at L1, तो मैं लिखूंगा पर यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप है लैम्डा, तो L1 लेंथ में होगा लैम्डा L1। ठीक है साहब, लैम्डा L1 हो गया। तो ये क्वेश्चन आ गया। व्हेन की 1, 2 एंड 3 इज कनेक्टेड, सबको कनेक्ट कर दिया, देखो 1, 2 एंड 3 सारे कनेक्टेड हो गए, है ना। तो तुम्हें दिख रहे होंगे सर ये कैसे कनेक्ट किया, बेटा तार ही तो है, करंट तो नहीं ज्यादा सीधा जाए, यहाँ पे तार ही तो है, ऐसे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, तीनों को कनेक्ट कर दिया। देखिए अब तुम इस सर्किट को देखो, मतलब पूरा ही डायग्राम को देखो, तुम्हें लग रहा होगा क्या जबरदस्त है बे। अबे कुछ नहीं है भाई, मेन तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट लैम्डा वोल्ट पर मीटर है, मुझे पता है, तो इस पूरे हिस्से का तो कोई मतलब ही नहीं है। दिखने में भयंकर लगता है, बस सवाल में भी दिखने में भयंकर लगेगा, लेकिन कोई मतलब नहीं होता। जो मेन पोटेंशियोमीटर वायर का इंस्ट्रूमेंट का फंडामेंटल्स है वो ये है, वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, बस इससे ज्यादा अपने का काम का है ही नहीं। तो जब इन तीनों को कनेक्ट कर दिया तो बैलेंस पॉइंट है L2 पे। बैलेंस कहां मिला है? L2 पे। देखिए ये बैलेंस मिला L2 पे, ये बैलेंस कहां मिला है? देखिए L2 पे, ये बैलेंस L2 पे मिला। ठीक है बेटा, तो सर यहां बैलेंस L2 मिला, मतलब यहां से करंट नहीं जा रहा, हाँ बिल्कुल नहीं जा रहा, लेकिन एक क्लोज लूप ऐसा तो होगा, हम ये तो कह सकते हैं कि इसमें से करंट कुछ आई फ्लो कर रहा होगा, इधर से आई आ जाएगा, इधर से आई आ जाएगा, हाँ कह सकते हैं। अब यहां पे पॉइंट बनाते हैं अपन ए, और इसी ए में ऐसे चलते हैं, ऐसे 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 चलते हैं। तो जब यहां से चलेंगे तो पोटेंशियल बताओ यहां पे क्या है? ए, तो लिखेंगे वी ए। चलो इस रास्ते से चलो, जब तक कोई बैटरी रेजिस्टेंस ना आ जाए कोई ड्रॉप नहीं होगा, कोई ड्रॉप नहीं, कोई ड्रॉप नहीं। यहां आ गए और यहां से जब यहां जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे बताइए? करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उस तरफ ज्यादा पोटेंशियल होगा, तो लिखेंगे आई आर। क्या लिखेंगे बेटा? आई आर। अच्छे से देख लीजिए, कोई बुराई नहीं है बेटा। यहां से कुछ ना कुछ तो करंट ऐसे फ्लो करेगा ना इस क्लोज लूप में, ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर घूम के ऐसे आ जाएगा। हाँ यहां पे करंट जीरो होगा और यहां पे भी करंट जीरो होगा। तो इस रास्ते से अगर आप गए हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? प्लस आई आर। फिर यहां पहुंच गए, कोई करंट नहीं, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, कोई करंट नहीं, कोई बैटरी नहीं, कोई प्रतिरोध रेजिस्टेंस नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहां पहुंच गए। अब यहां से यहां चल के जाएंगे तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि इसका करंट ऐसे जाएगा। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल को घटाएंगे। एक यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप है लैम्डा, तो L2 लेंथ में होगा माइनस लैम्डा L2, माइनस लैम्डा L2 इज इक्वल टू, फिर से कहां पहुंच गए? VA पे, क्लोज लूप में चल गए, तो VA से VA कैंसिल कर देंगे, तो यहां से आप लिख सकते हैं IR इज इक्वल टू लैम्डा L2। अब I की वैल्यू क्या होगी? जो इस सर्किट में फ्लो कर रहा था यहाँ पे I हो जाएगा। देखिए बेटा यहाँ पे जो I होगा वो क्या होगा? तो क्लोज लूप में बैटरी का EMF E बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो I को लिख सकते हैं कैपिटल E बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R बराबर लैम्डा L2। ये लिख सकते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 था आपका लैम्डा L1 बराबर E, इक्वेशन 2 था आपका लैम्डा L2 बराबर E बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R। देख लीजिए आप इस इक्वेशन 1 और 2 को आप कर दे डिवाइड। जैसे डिवाइड करेंगे साफ साफ आप देख रहे होंगे, लेंथ से लेंथ कटेगा, ना ना ना, लैम्डा से लैम्डा कटेगा, EMF से EMF कटेगा, ये बचेगा लेंथ L1 बाई L2 इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r ऊपर बटा यहाँ पे कैपिटल R। ठीक है बेटा, कैपिटल R को दोनों में डिवाइड कर दोगे तो ये होगा 1 प्लस स्मॉल r बटा कैपिटल R इज इक्वल टू L1 बाई L2। 1 को इधर ले जाओ तो माइनस, और कैपिटल R को भी इधर ले आओ तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R L1 बटा L2 माइनस 1। ये फॉर्मूला है। तो सवाल बहुत ही भयंकर पूछे जाएंगे। अब ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करके, डराइव करके यहां तक लाने की जरूरत नहीं, आप इसको रटो
और रटने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं, कोई तुक्का लगवा लूं ना। मैं तुम्हें इसका एमआर स्टार बताऊंगा। एमआर स्टार मतलब एक ऐसी सोच जो किसी के बस की नहीं है, वो अपन दोनों की बस की। बस सर ऐसी क्या सोच है आपकी? बहुत छोटी सोच, लेकिन बहुत छोटी सोच सोचने के लिए भी दिल लगाना पड़ता है, जान लगाना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो संघर्ष से एमआर स्टार की सफर देखिए क्या है। यहां बहुत छोटी बात बताऊंगा एकदम, और बहुत छोटी बात बताते ही ना तुम्हें एकदम फील आ जाएगा और कहोगे सर यही तो चाहिए था। वो पूरा डेरिवेशन तो एकदम गोली मार था। पूरा डेरिवेशन क्या था? गोली मार। अब आओ एमआर स्टार देखते हैं। मेरी बात सुनो, तुम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल रहे थे और कैपिटल आर के टर्म्स में अपने को आना था, है ना, इसलिए तो कैपिटल आर यूज किया था, नॉन रेसिस्टेंस। तो इधर रेसिस्टेंस तो इधर भी रेसिस्टेंस, ठीक है सर, इधर रेसिस्टेंस तो उधर भी रेसिस्टेंस। अब वहां पे लेंथ आएगा, उसका डायमेंशन नहीं आना चाहिए। लेंथ अगर आता भी है तो उसका डायमेंशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि रेसिस्टेंस बराबर रेसिस्टेंस। तो देखो डायमेंशनली ये सही है, क्यों? क्योंकि लेंथ बटा लेंथ लिखा है, ठीक है। तो पहला एमआर स्टार है आपका, पहला एमआर स्टार है आपका डायमेंशन। अच्छा, मैं 2 दिन पहले देख रहा था, एक सवाल पूछा है आईटी मेन में, आपको करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देखेंगे तो वो सवाल मैंने बहुत पहले, सदियों पहले कराता आ रहा हूं। मतलब वो 2015 में भी मैंने कराया था, 16 में नीट में पूछा था, उसके बाद भी मैंने कराया था, एक बार और मैंने कराया। मतलब बहुत ईजी सवाल है, मॉडर्न फेज का सवाल है। ऐसा दुनिया मानती है, ऐसा दुनिया मानती है, मॉडर्न फेज का सवाल है। सवाल कुछ यूं है, इफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन इज सेम देन फाइंड रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये तो मैंने आपको डेमो भी कराया था, यूनिट एंड डायमेंशन में भी कराया था, याद करिए। ये सवाल एग्जैक्टली यूनिट एंड डायमेंशन के क्लास में मैंने कराया हुआ, आप देख लीजिए जाकर, नीट 2016 का सवाल है। तो कौन से चैप्टर का? डायमेंशन का। रेशियो ऑफ वेवलेंथ, चाहे रेशियो ऑफ वेवलेंथ पूछे या किसी भी सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो पूछे, दैट मस्ट बी डायमेंशनलेस। और 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन डायमेंशनलेस होगा, वही आंसर आ जाएगा। ये सवाल इस साल अभी अभी आईआईटी मेन में पूछा है। तो गेम समझ, यहां पे गेम समझ। ये सवाल मैंने अपने यूट्यूब पर भी कराया हुआ, गेम समझ। यहां पे गेम है पहला डायमेंशन। तो डायमेंशनली फील नहीं करोगे तो तुम्हें वो फॉर्मूले में मतलब अपनापन नहीं दिखेगा। अपनापन समझने के लिए डायमेंशन, तो पहले डायमेंशन, डायमेंशन इज गुड। दूसरा एमआर स्टार है यहां पे कि रेसिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। बहुत छोटी बात की है मैंने, बहुत बड़ी बात नहीं की, लेकिन मदद बहुत करेगा ये, देखना। रेसिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, रेसिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, कभी निगेटिव नहीं आ सकता रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस निगेटिव ना आए इसके लिए जो फॉर्मूला है उसको चेक करते हैं। तो स्मॉल आर कैपिटल आर L1 L2 -1 लिखा है, L1 by L2 -1 लिखा है। तो पक्की बात है L1 ज्यादा होना चाहिए। फिर L1 कौन से कंडीशन का है, कौन से की को बंद किया था? अबे रामलाल, यही तो नहीं करना, यही तो नहीं करना कि कौन से की को बंद किया था तो कितने लेंथ पे बैलेंस हुआ था, कौन से की को बंद किया था फिर तो कितने लेंथ पे बैलेंस हुआ था, ये नहीं करना। अगर रेजिस्टेंस को पॉजिटिव रखना है तो रेजिस्टेंस को पॉजिटिव रखने के लिए ध्यान से सुन ले, रेसिस्टेंस को पॉजिटिव रखने के लिए ध्यान से सुनो मेरी बात। रेसिस्टेंस को पॉजिटिव रखने के लिए स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, बड़ा वाला लेंथ बटा छोटा वाला लेंथ। फर्क ही नहीं पड़ता कौन से केस का लेंथ, फर्क ही नहीं पड़ता कौन से केस का लेंथ होगा, बड़ा वाला लेंथ बटा छोटा वाला लेंथ आएगा। ये पॉजिटिव आ गया, बड़ा वाला लेंथ बटा छोटा वाला लेंथ -1, दैट्स इट, खत्म। तो मुझे ये याद ही नहीं रखना कि कौन से केस का कौन सा लेंथ है। देख मेरी बात, जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करी तो एक रेजिस्टेंस दिया होगा उसको लिख, 2 लेंथ होगा उसमें से बड़ा वाला लेंथ ऊपर रख और छोटा वाला लेंथ नीचे रख, -1 आंसर आ गया। चल आगे सवाल देख, ये सवाल देख, ये पूरी कहानी है, पूरी कहानी है। देख कहां से कहां तक शुरू करी। A potentiometer circuit has been set up for the finding the internal resistance of a given cell. The main battery used across the potentiometer wire has an negligible internal resistance. The potentiometer wire itself has 4 meter long. When the resistance of wire connected across the given cell has a value infinity. आंसर चाहिए, आंसर चाहिए। स्मॉल आर बराबर ये वाला लेंथ है, रेजिस्टेंस 9.5, दो लेंथ है, देख 2 लेंथ है, 3 बड़ा और ये छोटा, 3 बटा 2.85 -1। कहां पड़े हो चक्कर में यार, आंसर सर्किट बनाने की जरूरत ही नहीं। सर वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्या था, समझाया था ना ओपन वायर जैसा। ये ले भैया, ये पूरा सवाल लिख दिया, कोई बात नहीं, देखते हैं। अ पोटेंशियोमीटर सर्किट इज सेट अप एज शोन। अच्छा, ये पूछा हुआ सवाल था EI प्रिंट में 2014, ये पूछा हुआ सवाल है 17 का। हर एक सवाल मैंने जितने पूछे वो सारे करा रहा हूं मैं। देख, बल्ब का भी सारा कराया है, गोल्वेनोमीटर का भी कराया, एमीटर वोल्टमीटर का भी सारे सवाल कराए, मीटर बीज के भी कराए, पोटेंशियोमीटर के भी कराऊंगा, क्योंकि आप समझिए जरूरत। ये वो सेक्शन है जहां पे नीट में सवाल आते ही हैं।
बढ़िया है, हम कर लेंगे। कैसे सवाल आते हैं वो भी देख रहे हैं और इसको कैसे डील करना वो भी समझा रहा हूं। पोटेंशियोमीटर सर्किट इज सेटअप एज शोन, द पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर। देखिएगा कहां है भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर। अब तुम कैसे आइडेंटिफाई करेगा पोटेंशियोमीटर वायर कौन सा है? आइडेंटिफाई करके दिखाओ, ये करके दिखाओ बेटा, ये करके दिखाओ। क्या दोगे सर? 10 रुपए दोगे क्या? अच्छा, मैंने आज तक 10 सवाल पूछे नहीं और कहां से भिखारी टाइप लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि सर हमारा 10 रुपए 100 रुपए हो गए सर। अरे साले ऐसे ही ले ले मेरे से 100 रुपए, बोल दे सर खाने के लिए नहीं है घर पे, 100 रुपए दे दो, ऐसे ही दे दूंगा यार, है ना। तो भी उनकी जैसी हालत क्यों है तुम्हारी? उनकी जैसी हालत क्यों है कि सर कुछ दे दो, सर कुछ दे दो, हमारा लगा लोगे तो हमको मिल जाएगा। ऐसी हालत क्यों है तुम्हारी? जब मैं बहुत पहले ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता था, है ना, बहुत पहले नहीं, कुछ साल पहले तक ही, तो उसमें ना क्या होता है कि जैसे 2-3 ऑफलाइन कोचिंग एक जगह पे होती है, तो वहां पे एक कोचिंग वाले अपने 4, है ना, लड़के को खड़े कर देते हैं। अब उसको दिन का देते हैं 100 रुपए और उसको कहते हैं कि बच्चा जो उधर जाएगा ना उसको पकड़ के बोलना कि ये इधर आने के लिए उसकी बुराई करना और हमारी तारीफ करना। अब बुराई और तारीफ आप समझते हैं कोचिंग इंडस्ट्री में क्या होती है। और वो जो भी XYZ 4 लोगों को अपन खड़ा कराते तो उसको बच्चे को घेर और पेरेंट्स को घेर लेता था। लिटरली यही सीन बनता था, है ना। 4-5 लोग उसको घेर लेते थे, भिखारी टाइप जो तुम्हारी हरकत है ना उसके लिए मैं कह रहा हूं। 4 लोग घेर लेते थे और कहते थे कि वो XYZ सिलेबस टाइम पे पूरा नहीं करता, भीड़ में बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, वहां पे आपका बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा, डिमोरलाइज हो जाएगा। अब कहां उधर लेके जा रहे हैं इसको, हमारे यहां लाइए, हमारा बैच स्ट्रेंथ बहुत कम है, हमारा टीचर इसको घर जाके पढ़ाएगा। ये भी बोलते घर जाके पढ़ा देगा, डाउट आएगा तो, समझ में कि नहीं है। तो यहां एडमिशन लो, चलो गया। अभी जो 4 लोग होते थे जो घेर के उसको पकड़ के पेरेंट्स को कोचिंग में लाए, ये चारों लोग कोई खिड़की पे बैठ के देखता था, कोई उधर से बैठ के देख रहा। अब एडमिशन लेने गया है, अब बोल सब समझा के देते, मेरा नाम बताना, मेरा नाम बताना। अब जाकर एडमिशन लेते लेते बोलता था ये भैया ने भेजा है, और दूसरे वाले भैया उससे चिढ़ जाते थे और आपस में लड़ लेते थे। यार उसको बुलाया तो मैंने था, दूसरा तो नहीं घेरा तो मैंने था, चौथा तो नहीं समझाया तो मैंने था। वही हाल है उनका। मतलब टीचर की गरिमा को तो पहचानो भाई, मतलब पढ़ाने का काम उसको पढ़ाने तो दो। नहीं, उनको मार्केटिंग सिखाई जा रही, बच्चे को कैसे घेरना है, हाउ टू प्रेजेंट आवर कोड प्रेजेंट का काम चल रहा, मतलब कोड सिखा रहे हैं। मार्केटिंग कर रहे हैं, बच्चे पकड़ के ला रहे हैं, बच्चे पकड़ के ला रहे हैं भैया। बढ़िया है, मल्टी टैलेंटेड लोग चाहिए। पढ़ाना तो चलो ठीक है, पढ़ा तो कोई भी लेगा, बच्चे पकड़ने की क्वालिटी जबरदस्त होनी चाहिए ताकि आपका वो कोड लगाए, और कोड ना लगाए तो टीचर बच्चे से नाराज होता है, अरे तुमने मेरा वाला कोड नहीं लगाया है, मैं तुमको डाउट नहीं बताऊंगा। अच्छा चलो सवाल करते हैं। अ पोटेंशियोमीटर सर्किट सेटअप फॉर द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब तुम्हें पहचानना है कि इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट कौन सा है। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट किसमें मिलेगा, पोटेंशियोमीटर वायर असल में कौन है। तो पोटेंशियोमीटर वायर असल में कौन है ये कैसे पहचानेंगे, तो जहां पे हम बैलेंस का लेंथ देख रहे होंगे ना वही होगा आपका पोटेंशियोमीटर वायर। जहां पे हम बैलेंस की कंडीशन देख रहे होंगे वही होगा आपका पोटेंशियोमीटर वायर। तो देखिए ये होगा आपका पोटेंशियोमीटर वायर का सेटअप। अच्छा ठीक है, ये मैंने जो भी कुछ बोला है इसको कहीं पे काट वाट के डालने की जरूरत नहीं है, ये मेरे दिमाग में आ गया इसलिए मैंने बोल दिया। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे, तो कूट दूंगा ढंग से, ठीक है ना, ऐसी हरकत नहीं करनी। तो चलो, है ना, किसी को अपने दिमाग नहीं खराब करना, पढ़ाई करना है, अपन पढ़ाई करते हैं। देखो कभी कभी कंट्रोल नहीं होता इसलिए बोल देते हैं, लेकिन ये काम मत करना। चलो देखो इधर, तो जहां पे हम बैलेंस देख रहे होंगे वो होगा हमारा पोटेंशियोमीटर वायर का सेटअप। तो हमने यहां पे बैलेंस देखा है, ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर का सेटअप, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है। चलो पोटेंशियोमीटर वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर इज के वोल्ट पर सेंटीमीटर। चलो ठीक है, यहां पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा के वोल्ट पर मीटर, एंड द एमीटर प्रेजेंट इन द सर्किट रीड्स 1 एम्पियर। एमीटर कहां है, देखो यहां पे है, यहां पे एमीटर रीड कर रहा कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था। बढ़िया यार, 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। when 2 keys is switch off, then balance point when the key between the terminals 1 and 2 की स्विच ऑफ है ना, स्विच ऑफ है तो 1 एम्पियर शो कर रहा है, ठीक है। स्विच ऑफ है मतलब ये सब ओपन है, दोनों की ओपन है, तो 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। when the key is switched off the balance point are found to be at length L1 and L2 respectively। तो 1 and 2 को कनेक्ट किया तो बैलेंस पॉइंट L1 पे मिला,
एंड 1 एंड 3 को कनेक्ट किया तो बैलेंस पॉइंट L2 पे मिल रहा है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस R एंड X इन अ ओम। तो देखो यहां पे R एंड X का रेजिस्टेंस हमें फाइंड करने के लिए सर्किट यूज करना है। सुनना ध्यान से, जब मैं 1 और 2 को कनेक्ट करता हूं, यहां पे 1 एंड 2 को कनेक्ट कर दिया, तो बैलेंस पॉइंट का मतलब होता है कि यहां से तो कोई करंट फ्लो करेगा नहीं। बैलेंस पॉइंट का मतलब होता है यहां से कोई करंट फ्लो करेगा नहीं। जब यहां से कोई करंट फ्लो कर ही नहीं रहा, तो जो 1 एम्पियर फ्लो कर रहा था वो यहीं से करेगा। अब यहां से यहां तक जो बैलेंस हो रहा है लेंथ, वो है आपका L1। तो यहां से यहां तक टोटल पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, KL1। एंड KL1 इज इक्वल टू, समझिएगा, KL1 इज इक्वल टू यहां से यहां का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, तो R इंटू 1, ये इक्वेशन बनेगा। तो R की वैल्यू आ जाएगी KL1। सिंपल, कोई खास बात है ही नहीं। देख ना भाई, यहां से ऐसे घूम घूम के आएगा, घूम घूम के आएगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, IR, करंट 1 एम्पियर है तो R, यहां पे आएगा, यहां का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, KL1। तो KL1 बराबर R इंटू 1, तो R बराबर KL1 आ गया। अब जब 1 एंड 3 को कनेक्ट किया अपन ने, समझिएगा किसको कनेक्ट किया, 1 एंड 3 को, तो 1 एंड 3 को ऐसे कनेक्ट कर दिया, मतलब 2 का कोई मतलब नहीं है। तो यहां से करंट अभी भी उतना ही जाएगा, बैलेंस पॉइंट कहीं L2 पे मिल रहा। तो बैलेंस पॉइंट जब L2 पे मिलेगा, तो यहां पे देखिए इस पॉइंट और यहां से इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, 1 इंटू R प्लस एक्स इज इक्वल टू KL2। क्योंकि L2 लेंथ पे बैलेंस हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ है तुम्हारा K, तो L2 लेंथ का होगा KL2। अब अपने x को चाहिए, तो r का वैल्यू है KL1, यहां पर रख दो r को KL1, तो x बड़ा प्लस KL1 उधर चला जाएगा, तो ये होगा KL2 माइनस KL1। तो k को बाहर निकाल दो, ये होगा L2 माइनस L1, ये x की वैल्यू आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, x की वैल्यू। आंसर आ गया, देख लेना, यही होगा KL1 एंड KL2 एंड KL2 एंड। तो देखो सर्किट बहुत भयंकर बनाएगा, सवाल भी बहुत ज्यादा लिखेगा, लेकिन अपने को घबराना नहीं है। नेक्स्ट इज हीटर कॉइल। अब मान लो बहुत ठंड का मौसम चल रहा, तुम पानी गर्म करके नहाना चाहते हो, है ना, वैसे तो नहाते तो हो नहीं, लेकिन तुम्हारा मन कर गया, तो तुमने एक हीटर खरीद के लाया मार्केट से। ये देखो R2 रेसिस्टेंस का, इसको R1 ही रखते हैं अपन, R1 रेसिस्टेंस का हीटर खरीद के लाया और उसको एक बाल्टी पानी के अंदर डाल दिया। अब हीटर से करंट फ्लो करेगा, हीट प्रोड्यूस होगा। तो मान लो कि H हीट प्रोड्यूस करना रिक्वायर्ड है पानी को गर्म करने के लिए, तो उसको V वोल्ट से, सर्किट हाउस होल्ड का पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, डायरेक्टली V वोल्ट दिया, तो उसने T1 समय लिया H हीट प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसको गर्म कर दिया। अब भाई साहब बहुत समय लग रहा, हमारे पास इतना समय नहीं, तो मार्केट गया, फिर से एक दूसरा हीटर लाया जिसका रेसिस्टेंस था R2, जिसका रेसिस्टेंस था R2, उसको आपने कनेक्ट कर दिया V पोटेंशियल डिफरेंस, तो उतना ही हीट प्रोड्यूस करने में उसने टाइम लिया T2, है ना, दूसरा हीटर टाइम लिया T2। अब तुम बहुत खुश हुए, वाह यार मजे आ गए, दो हीटर है ना। इसने T2 टाइम में गर्म किया। अब T2 थोड़ा कम तो था, लेकिन ये भी मतलब इससे T1 से कम था T2, लेकिन तुम्हें लगा यार इतनी जल्दी नहीं, और तो अब तुम मार्केट से तीसरा हीटर तो नहीं लाएगा, तेरे घर में दो जरूर हैं, तो तूने बुद्धि लगाया। तूने क्या किया, रामलाल जब बुद्धि लगाता है ना, तो फिर काम गड़बड़ ही होता है तो बकलोल। इसको सीरीज में जोड़ दिया दोनों हीटर को। देखिए पहले का रेजिस्टेंस R1, दूसरे का रेजिस्टेंस R2, सीरीज में जोड़ दिया। पहले क्या किया, एक हीटर का दो तार होगा ना, तो इसका एक तार तो मेन में घुसा दिया, इसका दूसरा तार दूसरे हीटर के पहले तार से जोड़ दिया, फिर दूसरे हीटर का दूसरा तार मेन स्विच में लगा दिया, और दोनों हीटर को पानी में डाल दिया और बोला कि अब मेरा पानी जल्दी गर्म होगा। क्या किया, दोनों हीटर को लगा दिया। अब टोटल हीट मुझे कितनी चाहिए थे पानी गर्म करने के लिए, एक हीटर यूज करो, दो हीटर यूज करो, एच ही चाहिए हीट तो एच ही चाहिए। एच इज इक्वल टू, अब देखना ध्यान से, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप दोनों को एक मान लो तो V है, तो आप लिख सकते हैं V बटा R इक्वलेंट इंटू टी। बहुत सही है, दोनों हीटर को सीरीज में जोड़ दिया तो इतना टाइम लगेगा। H इज इक्वल टू V स्क्वायर बटा R इक्वलेंट क्या हो जाएगा आपका, सिंपल R1 प्लस R2 इंटू टी। अब असल में हीटर में उसका जो रेसिस्टेंस है वो कॉमन ही रहेगा, चाहे अकेला यूज करो, दो के साथ यूज करो या सिंपल यूज करो, रेसिस्टेंस तो उसका रेसिस्टेंस ही रहेगा। तो ये जब टाइम ले रहा था T1, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं H इज इक्वल टू V स्क्वायर बटा R1 इंटू T1। हाँ, हीट उतना ही चाहिए था, पोटेंशियल डिफरेंस V था, तो R1 की वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं। तो H इज इक्वल टू होगा जाएगा बेटा V स्क्वायर बटा R1 की वैल्यू बोलो क्या होगा, V स्क्वायर बाई H इंटू T1 प्लस V स्क्वायर बटा H इंटू T2, और ऊपर में रहा ये T।
साहब यहां पे आप वी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो वी स्क्वायर बाहर आ जाएगा नीचे और ऊपर में एक वी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और एच एच बाहर निकाल के जब ऊपर ले जाएंगे तो इस एच से भी कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा T1 प्लस T2, ऊपर है T, तो T1 प्लस T2 का समेशन इधर ले जाइए, तो T1 प्लस T2 बराबर T। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा? T1 प्लस T2। टोटल टाइम पानी गर्म करने में जो लगेगा वो सिंपल क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2। मतलब ये मान लो 5 मिनट में गर्म कर रहा था, ये 10 मिनट में कर रहा था, ये 10 मिनट में कर रहा था पहले, रामलाल दूसरा हीटर लाया वो 5 मिनट में किया, दोनों को जोड़ दिया, अब लगेगा जल्दी गर्म हो जाए, लेकिन ये दोनों से ही ज्यादा समय ले रहा। क्यों ले रहा? क्योंकि सीरीज में जोड़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम फ्लो करेगा, करंट कम फ्लो कर रहा पहले के कंपेयर में तो कम टाइम लगेगा। इसको असल में अगर जल्दी गर्म करना था तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना चाहिए था। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं होता, इसको भी डायरेक्टली वी पोटेंशियल दे रहा मैं और इसको भी डायरेक्टली वी पोटेंशियल दे रहा मैं, तो ये बहुत जल्दी गर्म कर देगा और इसमें टाइम कम लगेगा। तो टाइम को पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह से जोड़ता है T1 T2 बटा T1 प्लस T2। अब देखो जैसे रेसिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं, आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आती है वो छोटे रेजिस्टेंस से भी कम आती है, यहां पे भी वही कहानी होगा, टाइम की जो वैल्यू आएगा छोटे टाइम से भी कम आएगा, छोटे टाइम से भी कम आएगा, ये हो जाएगा आपका T1 प्लस T2, है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखिएगा T1 T2 बटा T1 प्लस T2 और सीरीज कॉम्बिनेशन में सिंपल T1 प्लस T2। सवाल देख लेते हैं, पूछा जाता है बेटा नीट में सवाल। देखिए, 2 heater coil separately takes 10 minutes and 5 minutes to boil the certain amount of water. If both the coils are connected in series, दोनों को हमने सीरीज में जोड़ दिया, then time taken will be, दोनों को मैंने सीरीज में जोड़ दिया, सीरीज में टाइम होता है T1 प्लस T2, एक ले रहा 10 दूसरा ले रहा 5, तो 15 मिनट टाइम लेगा। ज्यादा टाइम लेगा, सीरीज में काम गड़बड़ हो जाता है। सीरीज में तो आपने देखा था ना, बल्ब की ब्राइटनेस, एक बल्ब जितना चमक सकता है, दो को सीरीज में जोड़ देंगे तो दोनों का जो नेट चमक होगा लोअर वाले चमक से भी कम चमकेगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? नेक्स्ट, मान लो तुम्हारे घर में टीवी लगा, वाह सर हमारे घर में टीवी है, पता ही नहीं, युगांडा वाली टीवी है तुम्हारे घर में। तुम्हारे घर में कूलर लगा, गरीब आदमी ऐसी नहीं है तेरे घर में, तेरे घर में फ्रिज लगा, तेरे घर में बल्ब लगा। अब तू बिजली बिल देता तो है नहीं और इंस्ट्रूमेंट तो खूब सारे यूज कर रहा। एक दिन आ गया तुम्हारे घर में इंस्पेक्शन करने कि तुम्हारे घर में कितने सामान यूज हो रहे हैं, तुम पकड़े गए, तो उन्होंने क्या किया कि एक फ्यूज लगा दिया तुम्हारे यहां। और फ्यूज की कैपेसिटी होती है कुछ, जैसे तो फ्यूज वायर लेने जाते हैं मार्केट में, तो फ्यूज वायर की कैपेसिटी होती है कि इस पर्टिकुलर करंट तक तो अलाउ करेगा, इससे ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो ये फ्यूज हो जाएगा, मतलब ये गल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। देखते हैं कभी कभी अचानक से कहीं शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लार्ज करंट फ्लो कर जाता है घर में, तो हम फ्यूज वायर लगाते हैं सेफ्टी के लिए कि इस अमाउंट से ज्यादा करंट अचानक से फ्लो करा तो खुद ही मेल्ट हो जाएगा। मतलब फ्यूज वायर की प्रॉपर्टी होनी चाहिए मेल्टिंग पॉइंट लो, अरे हाई मेल्टिंग पॉइंट रखेगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट रखेगा तो ऐसे पता चला कि इसके मेल्ट होने से पहले तेरा टीवी मेल्ट हो गया, हीट जैसे लार्ज करंट बहा, अब यदि मेल्ट नहीं हो रहा तो सर्किट क्लोज होगा, करंट जाता रहेगा। अब इसकी मेल्टिंग पॉइंट तुमने बहुत हाई रखी है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रखी है, तो ये करंट जाता रहेगा, हीटअप होता रहेगा, हीटअप होता रहेगा, हीटअप होता रहेगा। उस टेम्परेचर को जब गेन करेगा तब मेल्ट होगा, तब तक टीवी कूलर सब फैन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई रेसिस्टिविटी होना चाहिए। और ये नीट में डायरेक्ट पूछा हुआ था कि फ्यूज वायर की रेसिस्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, बताइए। फ्यूज वायर की मेल्टिंग पॉइंट होनी चाहिए आपकी लो और रेसिस्टिविटी होनी चाहिए हाई। मेल्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट समझाया, मेल्टिंग पॉइंट लो इसलिए होना चाहिए कि जिस टेम्परेचर पे ये मेल्ट कर जाए इस टेम्परेचर पे इसका कुछ ना हो। और रेसिस्टिविटी हाई इसलिए रखते हैं कि यहां पे हीट लॉस होना चाहिए, जैसे करंट जा रहा आई तो यहां पे हीट लॉस जो होगा वो होगा आपका I²R। जितना ज्यादा हीट लॉस होगा मतलब जितना ज्यादा रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी, रेसिस्टिविटी होगी, उतनी रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी, हीट लॉस उतना ज्यादा होगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा जान के। अब समझिए, यहां से मेन सप्लाई है कांस्टेंट पोटेंशियल का। अब सबको पैरेलल में जोड़ने का यही मतलब होता है कि इसमें करंट अगर I1 जा रहा, अगर अकेला ये था तो यहां से करंट I1 जा रहा था बस, अगर इसको पैरेलल में जोड़ दिया तो इसमें करंट I1 जाता ही रहेगा, इसमें एक्स्ट्रा करंट I2 आ जाएगा, तो नेट करंट क्या होगा I1 प्लस I2। एक और जोड़ दोगे तो इसमें I1 I2 जाता ही रहेगा, इसमें एक्स्ट्रा करंट और आ जाएगा, इसको और जोड़ दोगे तो एक और आ जाएगा। मतलब जितने कंपोनेंट पैरेलल में जोड़ते जाओगे मेन पोटेंशियल तो उतना ही रहेगा, करंट की वैल्यू मेन सर्किट से बढ़ती जाएगी।
है ना। तो जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से आया था वो चाहता था कि 4 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट यूज ना करो, तो यहां पे नेट करंट 4 I के बराबर करंट जाएगा, उससे ज्यादा करंट फ्लो कराओगे I1 प्लस I2 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6, तो ये फ्यूज वायर से ज्यादा करंट फ्लो करेगा, तो हीट डेवलप होगा, और हीट लॉस, देखो हीट जो डेवलप हुआ है वो सरफेस से लॉस होगा, सरफेस को गर्म करेगा। तो हम कहते हैं जो हीट लॉस है वो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा होगा। देखो ऐसा कहते हैं कि क्यूब बना लिया अपन ने, हॉलो क्यूब, हॉलो क्यूब समझना है यहां पे थोड़ा सा, और एक स्फीयर बना लिया। अब मैं कहूं कि दोनों का वॉल्यूम सेम है, हीट लॉस किससे ज्यादा होगा? तो बेटा अंदर में अगर हीट है तो हीट मतलब टेम्परेचर हाई होने की वजह से हीट लॉस होगा, तो हीट लॉस जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा वहां से ज्यादा होगा। देखो ना हीट लॉस, अरे यार तुमने बीन डिस्प्लेसमेंट लॉ नहीं पढ़ा क्या? सॉरी बीन डिस्प्लेसमेंट कहता हूं, किरचॉफ्स लॉ नहीं पढ़ा क्या? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का पावर 4 इंटू सरफेस एरिया। एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी, हीट रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकलता है, तो आप कहते हो ना हीट इमेटिंग थ्रू पर यूनिट एरिया पर सेकेंड बराबर टेम्परेचर का पावर 4, तो हीट रिलीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया आया था। स्फीयर का सरफेस एरिया मिनिमम होता है गिवन वॉल्यूम के लिए, प्लस हीट लॉस कम होगा, यहां से ज्यादा होगा, तो सिलेंडर से जो भी हीट लॉस होगा, हीट लॉस बाहर की तरफ होगा तभी तो उसका टेम्परेचर बढ़ाएगा। ये करंट की वजह से हीट अप हो रहा, और जो हीट लॉस सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा वहां लॉस ज्यादा होगा, प्रोपोर्शनल टू लॉस कितना हो जाएगा, ये सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया मेन कर्व वाला लेंगे, अगर इसकी रेडियस है स्मॉल r तो सरकमफ्रेंस हो जाएगी 2πr, लेंथ l, तो एरिया हो जाएगा 2πr इंटू लेंथ। ठीक है बेटा, तो यहां से जब r की वैल्यू रखेंगे आई स्क्वायर हो जाएगा रो l बाई ए इंटू टी, प्रोपोर्शनल क्या है तो इक्वल ही आ जाएगा, ये तो यहां पे तो इक्वल ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 2πr इंटू एल। अब ध्यान से समझिएगा, दोनों तरफ एल से एल कैंसिल हो रहा, रेडियस जरूर होगा, जैसे यहां पे एरिया को लिख सकता हूं मैं πr स्क्वायर, आर स्क्वायर यहां चला जाएगा तो आर क्यूब बनेगा, तो यहां से दो एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं, आई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ का पावर 0, यहां पे सारा कांस्टेंट हो जाएगा, 2π कांस्टेंट है ना भाई, रो कांस्टेंट, और आई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का पावर 3, एक रेडियस यहां है और यहां पे एरिया में 2 रेडियस आएगा, तो I इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा रेडियस का पावर 3/2 एंड I इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ का पावर 0। दो चीजें समझो, इसको जो मैथमेटिकली मैंने समझाया है इसको फिजिकली फील करा देता हूँ। जैसे मान लो तुम दुकानदार पे मार्केट गए इलेक्ट्रिसिटी के शॉप पे, उसने बोला कि मुझे फ्यूज वायर दो, तो उसको फ्यूज वायर के लिए पूछेगा बताओ कितने एम्पियर का, तुम जितना ज्यादा एम्पियर बोलोगे ना उतना ज्यादा मोटा फ्यूज वायर देगा। मतलब फ्यूज वायर से, किसी वायर से करंट फ्लो करने की कैपेसिटी जो होती है उसके लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, तुम चाहे जितने भी एम्पियर का फ्यूज वायर ले लो उसका सबका लेंथ सेम रहेगा। एग्जाम में सवाल पूछते हैं अगर फ्यूज वायर की लेंथ डबल कर दी तो उसे फ्लो कराने की करंट की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, सेम रहेगी, क्योंकि फ्यूज वायर से फ्लो करने वाला जो करंट है, फ्यूज वायर से फ्लो करने वाला जो करंट है वो इसके क्रॉस लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, हाँ लेकिन रेडियस का पावर 3/2 पे डिपेंड कर। देखो यहाँ अंदर से करंट फ्लो कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन तो इसी स्ट्रीम लाइन में भागेगा ना यार पीछे, तो करंट आगे जाएगा, तो ये जो फ्यूज वायर है उसे करंट फ्लो कराने की जो कैपेसिटी होती है रेडियस का पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होता है। अगर रेडियस तुम डबल कर दोगे, रेडियस को क्या करोगे डबल, तो 2√2 टाइम्स करंट की कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, लेंथ डबल करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, बस ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पहली बार पढ़ रहे कि पहले पढ़ चुके हैं? पहले पढ़ चुके हैं है ना, कैपेसिटर में मैंने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर समझाया था, लेकिन वहां पे बात करी थी हमने इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट की, यहां पे बात करेंगे ट्रांजिशन स्टेट की। धीरे धीरे जब चार्जिंग हो रहा होगा तो हम समझेंगे कि चार्जर का ग्रोथ कैसे हो रहा, इस कैपेसिटर प्लेट को ये बैटरी चार्ज धीरे धीरे कैसे करता जाएगा। तो पहले सर्किट देख लेते हैं अच्छे से। ये रहा आपका बैटरी जिसका ईएमएफ है V, और इसको मैंने, अरे यार समझिएगा, इसको मैंने इस तार से लेकर के, कनेक्टिंग वायर इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहां पे एक रेजिस्टेंस है कैपिटल R, और ये है आपका कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस है C, इसको यहां से क्लोज कर दिया। तो T इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर बिल्कुल अनचार्ज है, मतलब चार्ज नहीं है, तो इस पे चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 0, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी देखेंगे तो हो जाएगा 0। मतलब बेसिक बात है, जब चार्ज है नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस कहां से मेंटेन होगा, तो चार्ज की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो जिस इंस्टेंट पे मैं की को क्लोज करूंगा, देखो बैटरी को ना एक बेचैनी है, किस बात की बेचैनी है सर? बैटरी एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है
जिसका एक अलग ही चूल है। वो कहता है कि मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य है। बैटरी के जीवन का एक ही उद्देश्य है। बताओ, सबके जीवन की अपनी अपनी उद्देश्य होती है। किसी के जीवन का उद्देश्य होता है कि पैसे ही पैसे हो, पैसा खाएगा क्या किसी के जीवन का उद्देश्य होता है कि ठीक है, मतलब हमको डॉक्टर बनना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। किसी के जीवन का उद्देश्य होता है चाहे दुनिया डॉक्टर बने या पैसे का हमको मतलब नहीं है, हम तो पढ़ाएंगे भैया, हमको तो पढ़ाना है, खड़े होकर हम पढ़ाएंगे, जिसको पढ़ना है पढ़ो, हम तो चिल्लाते रहेंगे, है ना। तो हर इंसान के जीवन का उद्देश्य अलग अलग होता है। थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा इंसान के इंटेंशन को, उसके मेहनत को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो कोई बात नहीं, देखिएगा, समझिएगा कि बैटरी के जीवन का एक अलग ही चूल है। वो कहता है कि देखो, मुझे ना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है, जहां भी जोड़ दोगे उस क्रिएट कर रहा हूं। मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, मैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दूंगा। तो दुनिया उससे पूछती, तुम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे, उसके लिए तुम्हारे पास चार्ज है? तो बैटरी कहता नहीं, चार्ज तो मेरे पास नहीं है। बैटरी क्या कहता है? चार्ज तो मेरे पास नहीं है। तो दुनिया कहती, जब चार्ज है ही नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट करेगा बे रामलाल? तो कहता है सुन, मेरे पास चार्ज नहीं है, लेकिन चार्ज फ्लो कराने की ना क्षमता जरूर है, मेरे पास एनर्जी है। बैटरी कहता मेरे पास एनर्जी है, मैं कहीं से भी चार्ज उठा के कहीं डाल दूंगा, पता नहीं चलेगा, कहीं से उठाऊंगा और कहीं डाल दूंगा और मेरा काम कर दूंगा। अच्छा आओ देखते हैं। ये लाया बैटरी, ये है की। क्या किया, इस की को तुरंत से क्लोज किया t = 0 पे। जस्ट की इज क्लोज्ड, जस्ट की इज क्लोज, की इज जस्ट क्लोज। तो तुरंत से जैसे मैंने की बंद किया है, ये बैटरी को चैलेंज दे दिया था कि घुमा के दिखा चार्ज। तो तुरंत से यहां पे जस्ट यहां पे से क्यू चार्ज उठाया और इसको घुमा घुमा के तो यहां पे आ जाएगा -q। तो तुरंत अभी जस्ट उठाया है, जैसे तूने स्विच क्लोज किया उसी टाइम पे यहां पे चार्ज क्या था? 0 था। उसी टाइम पे चार्ज क्या था? उसी टाइम पे जस्ट 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 सर उठा लिया ना। अबे उठाने में समय नहीं लगेगा क्या थोड़ा बंद कर दिया तो उठा लेगा। अरे भगवान तो नहीं है, वो बैटरी है बे, भगवान है, जादूगर की बैटरी है सर, बैटरी है तो उठाया ही है ना। जस्ट जस्ट अभी जस्ट बंद ही किया है बे, उसी समय चार्ज क्या था? कैपेसिटर अनचार्ज था सर, चार्जिंग शुरू हो गई। तो बैटरी को जैसे ही क्लोज किया तो इस 2 पॉइंट के बीच में मैंने बैटरी का पोटेंशियल V लगाया। अगर इसमें चार्ज 0 है तो बैटरी का पोटेंशियल V तो होना ही है। तो कहां होगा वो? रेसिस्टेंस के लॉन्ग पोटेंशियल होगा तेरा VR। T = 0 पे कैपेसिटर के लॉन्ग पोटेंशियल होगा 0 और रेसिस्टेंस के लॉन्ग पोटेंशियल होगा, पूरा बैटरी का पोटेंशियल होगा V के बराबर। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, किसी भी इंस्टेंट पे सीरीज कॉम्बिनेशन में सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी होता है। T = 0 पे चार्ज 0 था, क्योंकि अभी स्विच क्लोज किया है, कैपेसिटर के पास कोई चार्ज नहीं है, तो इसका पोटेंशियल 0, तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल मैक्सिमम होगा V के बराबर। तो पोटेंशियल ड्रॉप मैक्सिमम, तो करंट में मैक्सिमम फ्लो करेगा यहां से I max इज इक्वल टू V/R। तो आप कहेंगे यहां से जस्ट चार्ज उठा के ये बैटरी ना चार्ज को घुमाएगा, तो इसी इंस्टेंट पे चार्ज बहुत तेजी से घूमेगा, तो करंट जितना चार्ज घूमेगा करंट उतना आएगा, तो करंट मैक्सिमम है। तो आप कहेंगे कि कैपेसिटर की औकात नहीं थी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट में पोटेंशियल सेम है। मेरी बात सुनना, बहुत लॉजिकल बात बोल रहा हूं, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं, समझा रहा हूं। इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 का क्या मतलब है? यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 मतलब इसका और इसका पोटेंशियल सेम है, और किसी भी 2 पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है तो उसको सिंपल वायर से जोड़ सकते हैं। इसीलिए कैपेसिटर विल रिप्लेस बाय सिंपल वायर, कैपेसिटर विल रिप्लेस बाय सिंपल वायर, सिंपल वायर मतलब T = 0 पे कैपेसिटर अनचार्ज है, उसकी चार्जिंग शुरू हुई तो करंट तुरंत से बहुत मैक्सिमम फ्लो करेगा, करंट तुरंत से बहुत मैक्सिमम फ्लो करेगा, और करंट अचानक से बहुत मैक्सिमम फ्लो कर रहा, करंट अचानक से बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम फ्लो कर रहा, मतलब सर्किट में बढ़िया काम चला, करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको आप शॉर्ट सर्किट कह देते हैं। कैपेसिटर को क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किट। कैपेसिटर विल रिप्लेस बाय अ सिंपल वायर, ठीक है। अब विथ टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, तो टाइम से बढ़ते ही बैटरी अपना जलवा दिखाएगा और कुछ चार्ज उठा के यहां रख देगा। तो यहां पे टाइम के साथ चार्ज आएगा +Q और यहां पे आएगा -Q, मतलब चार्ज का ग्रोथ होगा। अब धीरे धीरे चार्ज का ग्रोथ होने लगेगा,
बहुत जल्दी से, मतलब इसके अंदर ना बहुत बड़ा वाला चुल है बैटरी के अंदर, थोड़ा मोड़ा नहीं है, ऐसा नहीं है तुम्हारे जैसा रामलाल टाइप। अच्छा ठीक है, जो चार्ज करना है क्या? बोला हाँ, स्विच बंद कर लिया, कर लो ना। बैटरी बता अच्छा ठीक है करते हैं। उठाया, ठीक है रख दिया, उठाया, रख दिया। फिर उसके अंदर डंडा करोगे जल्दी कर बे, तो अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन दो बैटरी को थोड़ा मोटिवेशन दिया तो उठा के और लाया। ऐसा नहीं होता। बहुत बड़ा चूल्हा है बैटरी के अंदर, मतलब वो अपने काम के लिए बहुत ईमानदार है। उसको चार्ज करना है ना तो जान लगा देगा, चैलेंज उसको मत दो, तो तुरंत से बहुत 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 चार्ज उठा के रखने लग गया। अब देखा कि थोड़े ही समय में बहुत ज्यादा चार्ज का ग्रोथ हो गया, तो अपनी इंटेंसिटी थोड़ी थोड़ी कम करने लगा। या दूसरी भाषा में मैं कहूं कि चार्ज आ गया तो कैपेसिटर के लॉन्ग पोटेंशियल बढ़ा तो रेसिस्टेंस के लॉन्ग पोटेंशियल कम हो गया, तो इसलिए करंट कम हो जाएगा। बात खत्म। मतलब धीरे धीरे करंट कम हो जाएगा, मतलब चार्ज ट्रांसफर करने की रेट कम हो जाएगा। करंट कम हो गया मतलब चार्ज ट्रांसफर करने की रेट कम हो गया। एट स्टेडी स्टेट, एट लास्ट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में क्या होगा है ना, लास्ट समय के बाद आफ्टर स्टेडी स्टेट कैपेसिटर पे सफिशिएंट चार्ज आ जाएगा। मतलब ये जो वी पोटेंशियल ड्रॉप है पूरा का पूरा कैपेसिटर पे चला जाएगा और मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा Q बाई सी। तो सी तो कांस्टेंट है तो चार्ज भी मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज कैपेसिटर पे कितना आएगा बोल, सी वी, क्योंकि कैपेसिटर के लॉन्ग बैटरी का पूरा पोटेंशियल आ जाएगा वी। अब रेसिस्टेंस के लॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप जीरो, रेसिस्टेंस के लॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप जीरो मतलब करंट जीरो। अब कहेगा बैटरी कर दिया मैंने जो मेरा काम था, कर दिया, बताओ और कुछ कराना है? बोलोगे ठीक है पहले इसको तो समझ ले जो हुआ है। बैटरी ने तो कर दिया, चार्ज जमा कर दिया, अब मैक्सिमम चार्ज का ग्रोथ हो चुका है, अब इस चार्ज ट्रांसफर नहीं करेगा। ऐसा थोड़ी ना बैटरी की क्षमता होगी 10 वोल्ट और तो बोले नहीं नहीं तू जीवन भर चार्ज ट्रांसफर करता रहा, बैटरी कहेगा नहीं भाई ऐसा थोड़ी ना होता है। मेरी जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी उतना पोटेंशियल डिफरेंस हमने मेंटेन कर लिया, बात खत्म। तो करंट जीरो मतलब अब सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा, ये पूरा चार्ज हो गया, अब करंट नहीं फ्लो कर रहा। तो पहले इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, जीरो था। तो आपने क्या बोला था कि सिंपल वायर जैसा हो जाएगा। अब ये मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप आ गया है, अब कह रहा है कि मैं चार्ज को जाने नहीं दूंगा, जरूरत ही नहीं है पोटेंशियल की। तो बैटरी का सारा पोटेंशियल यहां, मतलब यहां का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, करंट जीरो, सर्किट का करंट ही जीरो हो गया। मतलब चार्ज कैपेसिटर ओपन वायर जैसा बिहेव करेगा। कैपेसिटर विल बिहेव एज ओपन वायर, मतलब कैपेसिटर को हटा के आप ओपन वायर मान सकते हैं। कैपेसिटर को हटा के आप क्या मान सकते हैं, ओपन वायर मान सकते हैं। समझ आया कि नहीं है? कैपेसिटर को हटा के क्या मान सकते हैं आप, ओपन वायर मान सकते हैं। अभी टाइम है थोड़ा और, देखो ओपन वायर मान सकते हैं। तो चार्ज का ग्रोथ मैंने आपको इनिशियल और सीधा फाइनल दिखाया। अब बीच में ट्रांजिशन स्टेट में किस इक्वेशन को फॉलो करते हुए चार्ज का ग्रोथ होगा वो भी समझते हैं थोड़ा। देखिए बेटा एट टाइम टी, तो किसी भी टी टाइम पे लिख सकते हो v इज इक्वल टू वी सी प्लस वी आर। अरे हाँ सर ये तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बेटा आप जानते हैं बैटरी का जो पोटेंशियल है नेट वी और कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप प्लस रेसिस्टेंस के पोटेंशियल ड्रॉप के सम के बराबर होगा। अब यहाँ पे जब आप लिखेंगे v इज इक्वल टू कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप किस इंस्टेंट पे होगा, Q बाई सी, और रेसिस्टेंस का लॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप होगा I बाई आर। Q बाई सी को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा v माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू I बाई आर। एलसीएम ले लो, आर को भी इधर ले जाओ, तो चलो बोलो क्या होगा, सी वी माइनस क्यू बटा, अरे रामलाल कैसी कैसी काम कर देते हो यार, ऐसे ऐसे काम कर दोगे बाद में फिर पंगा होगा। मास्टर ही ऐसा है तो हम क्या करें सर, मुझे समझा लो पहले तो। हाँ नींद आ रहा है मुझे, चलो अच्छा एक बात और, कई लोग ये कह रहे थे सर नीट का रेट तो पीछे चला गया है, अब टाइम ज़्यादा मिलने वाला है तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज कर लेते हैं, और अब टाइम ज़्यादा मिल रहा है तो थोड़ा रिलैक्स है सर, कोई बात नहीं। अबे रामलाल ऐसा है कि हर चीज़ में तुम्हें समस्या और एक्सक्यूज ही ढूंढना है। टाइम ज़्यादा मिल गया तो सर अब हम कैसे पढ़ें, टाइम तो बहुत ज़्यादा मिल गया, इतना ज़्यादा टाइम मिलेगा तो हमारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी सर, इतना ज़्यादा टाइम मिल गया सर, कम टाइम होता तो अच्छी तैयारी हो जाती, हम पूरे पीक में थे सर, अब टाइम ज़्यादा मिल गया तो रिलैक्स हो जाएंगे। गधा है क्या तू? अगर उसी टाइम पे पेपर होता ना तो तू ही है वो इंसान जो आके कहता कि सर देखो ना एग्जाम तो आ गया डेट, टाइम तो बड़ा कम बचा है सर, अब कैसे कैसे पढ़ना है।
भाई साहब टाइम बड़ा कम बचा है, सिलेबस कैसे होगा? टाइम ज्यादा मिल गया तो सर इतने लंबे समय तक मोटिवेटेड और कंटिन्यूटी को मेंटेन रखना तो बड़ा मुश्किल काम है सर। मतलब लंबा समय में भी दिक्कत है और छोटा समय में भी दिक्कत है। अबे तू तू पैदा ही लिया है, उसी में दिक्कत है। धरती पे बोझ है तू। सोचना कभी अपने आप के बारे में और भगवान से पूछना कि मैं ही क्यों, मैं ही क्यों। तुम हद करते हो यार। समय ज्यादा मिला है तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। कुछ लोग अपना समय उतने खराब करेंगे, आप उस समय को बनाइए। एग्जाम जब भी हो, जो सबसे ज्यादा काम आएगा वो आएगा आपका पढ़ा हुआ, आपका मेहनत किया हुआ। तो साहब एग्जाम अगर 1 महीने आगे चला गया तो करना बस एक ही काम है कि जो आप कर रहे थे उसको और डीप में जाके करो। पहले आप एक टॉपिक पे सवाल कर रहे थे 20, आप सवाल करो 40। 1 महीने का टाइम मिल गया है अब, तो इसको स्ट्रेच करो थोड़ा सा, अपनी कैपेसिटी को और बढ़ा दो। और ये समझो कि भगवान ने तुम्हें ये लास्ट मौका दिया है और लास्ट मौके में और शानदार चांस दिया है कि तू उसको और मैक्सिमाइज कर सके, अपनी कैपेसिटी को, अपने रिजल्ट को, अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके। ये भगवान ने तुम्हें मौका दिया है। कुछ नहीं करना। बच्चे कह रहे कि सर आप बताओ नया स्ट्रेटजी। हम पुरानी स्ट्रेटजी से काम कर रहे थे, युगांडा की घाटी में फेंक दूंगा, काली घाटी के पहाड़ के नीचे वहां पे पड़ा हुआ दबा हुआ मर जाएगा। बात सुन ढंग से। अगर भगवान ने थोड़ा समय दिया है तो उसको यूज में कैसे लाना है उसको सोचो। और ऐसे लाना है कि हम जितना पढ़ रहे थे, जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ते रहेंगे। हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा देंगे। समझ में आई कि नहीं है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा देंगे। समय 1 घंटा खराब नहीं करना। मैं ऐसे लोगों से बहुत नफरत करता हूं जो अपना पढ़ने का समय खराब करके स्ट्रैटेजी और बैकलॉग कवर करने का तरीका ढूंढते। जूता मारूंगा बे। सब रात में 2 बजे मैसेज करते मुझे फेसबुक पे, सर हाउ टू कवर बैकलॉग। पर मैं वीडियो देखना, जितने देर में तू पूछ रहा है इतने वीडियो देख लेगा। 24 घंटे का समय मिलता है तुम्हें, सबको मिलता है। तो 24 घंटे पढ़ेंगे थोड़ी ना तो तू डॉक्टर थोड़ी ना बनेगा। शकल देखी अपनी भाई, एक पर्सनालिटी होता है डॉक्टर होने की भी। तेरे शकल का अगर डॉक्टर बन जाएगा तो मरीज ऐसे ही नहीं आएंगे, हॉस्पिटल से ही भाग जाएंगे वापस। शकल मतलब बुद्धि, इंटेंशन। शकल का मतलब गलत मत समझना। शकल तो आपकी भी कुछ खास नहीं, यहां नहीं है। इंटेंशन, इंटेंशन कहने का मतलब समझो। तुम्हारे जैसा कामचोर अगर डॉक्टर बन गया, तुम डॉक्टर बनोगे भाई, बहुत बड़ी बात है ये। उसकी गरिमा को समझो, बहुत बड़ी बात है ये। और इस बड़ा काम को करने के लिए इस छोटे इंटेंशन, छोटी बात लेके तू डॉक्टर नहीं बन सकता। ये समझने की कोशिश कर, तुम्हें काम बहुत बड़ा करना है और तेरी सोच ये है। पहुंच ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाएगा यार। पहले सोच तो बड़ी कर, अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो निकल, अपने आप को स्ट्रेच तो कर। छोटी छोटी बात करता रहेगा, सर मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा। और तू कल को कहेगा मैं मरीज को नहीं देखूंगा, मुझे मोटिवेशन ही नहीं है मरीज को देखने का। मैं तो उधर सूखा नशा करके लेटा हुआ मिलूंगा काली पहाड़ी के ऊपर। तेरे जैसा डॉक्टर बनना भी नहीं चाहिए बे, बनना भी नहीं चाहिए। मैं कहता हूं तेरे जैसा मतलब जो जो ये इंटेंशन रखता है कि सर मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा, सर मैं कैसे पढ़ूं। कल को तू ये पूछेगा सर मरीज को मैं कैसे देखूं, मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा मुझे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मजाक नहीं है ये बात। मत बन, मत बन। मजाक करेगा तू लोगों के जीवन के साथ। जो अपने जीवन के साथ मजाक कर सकता है वो दूसरे के जीवन के साथ मजाक करने में थोड़ा देर भी नहीं सोचेगा यार। तुम्हें अभी आलस आता है, तू डॉक्टर जब बन जाएगा तो क्या आएगा यार। जब तू सक्सेसफुल अभी नहीं है, तेरे अंदर आग जलनी चाहिए, तेरे अंदर वो डिटर्मिनेशन और टेम्परामेंट दिखना चाहिए, वो जज्बा दिखना चाहिए, वो आज ही नहीं है। तो साहब तुम तू डॉक्टर बन जाएगा अगर गलती से, तो तब क्या होगा यार, बर्बाद कर देगा तू तो। समझने की कोशिश कर, जो सोच है ना उसको बढ़ा। पहले ये मत सोच कि मैं कैसे पढ़ूं, ये सोच कि क्या मेरे जैसा सोच का इंसान डॉक्टर होना चाहिए क्या। पहले ये सोच और इसको जस्टिफाई कर कि तेरे जैसे सोच का डॉक्टर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी सोच बहुत छोटी है, मैं बस ये ढूंढता फिरता हूं कि बैकलॉग कैसे कवर करे, हाउ टू कवर बैकलॉग, हाउ टू बी मोटिवेटेड। अबे यार गजब कर रहा। अगर तू मोटिवेशन ढूंढने में रोज का 1 घंटा लगाएगा तो डॉक्टर कब बनेगा यार, तैयारी कब करेगा, पढ़ेगा कब। सेल्फ मोटिवेशन, ये मोटिवेशन नाम से नफरत है।
सर आप मोटिवेशन ही तो कर रहे हो, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो तुम्हें सच बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो दिमाग में कीड़ा डाल के बैठता है ना, स्ट्रैटेजी मोटिवेशन, कुछ नहीं होता साहब। ये सोच होती है तुम्हारी कि तुम क्या हो और तुम्हें क्या करना है लाइफ में। डिसाइड करो, अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में जो बैकलॉग आया है अभी, वो किसी XYZ कारण से आया है और वो कारण तुम्हारे डॉक्टर बनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डॉक्टर नहीं बन पाएगा। वो चीज तेरे लाइफ में डोमिनेंसी दिखाएगी, वो इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें लगता है कि तेरे से गलती हुआ है, वो चीज नहीं होना चाहिए, मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो उससे ओवरकम हो। मेरे से क्या पूछ रहा है, मेरे से क्या पूछ रहा है भाई? तेरे जीवन की समस्या मैं जानता हूं, तेरे बायोलॉजिकल क्लॉक, तेरी दिनचर्या के बारे में, तेरी फैमिली के बारे में मैं जानता हूं। मैं तो बस एक ही चीज जानता हूं, इंटेंशन। मैं एक ही चीज जानता हूं, इंटेंशन, ईमानदारी, अपने काम के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। ईमानदारी, इंटेंशन, मैं दो ही बात जानता हूं बस। मैंने जो जिम्मेदारी ली है, चाहे वो मेरे लिए हो, मेरे फैमिली के लिए हो, मेरे बच्चों के लिए हो या मेरे देश के लिए, उसको मैं पूरी तरीके से करूंगा। जितना कर सकता हूं अपनी पूरी ईमानदारी से करूंगा। सिर्फ यही चीज मायने रखती है। कई लोगों को देखता हूं कि नमक ज्यादा खा लेना, इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, चीनी कम पीना, आंख को ऐसे दबा लेना, ये सारे कमजोर लोगों के लिए। ये सारी चीजें, जो सारी स्ट्रैटेजी होती है ना, सुबह उठ के 5 मिनट ना नमक ज्यादा खा लेना, चीनी कम पीना, चाय पीना, पानी पीना, ये टेक्निक, प्याज टेक्निक, लुगांडा टेक्निक, इस टेक्निक से ये हो जाएगा, इस टेक्निक से ये हो जाएगा। ठीक है यार, ये कमजोर लोगों के लिए है। तू कमजोर है तो ये सब कर। अगर तू मजबूत है, इन सब किसी चीज की जरूरत नहीं है यार। मस्त रहो और पढ़ाई कर, खींच के पढ़ाई कर, एकदम कुत्ते की तरह पढ़ाई कर। जीवन में शांति नहीं होनी चाहिए। ये जो छोटी छोटी बातें बताते हैं ना लोग, जो स्ट्रेटजी तो ढूंढता है, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं। कंसंट्रेशन किसी स्ट्रैटेजी से नहीं बढ़ता, कंसंट्रेशन अपनी ईमानदारी से, अपनी सोच से बढ़ता है। तो अपनी सोच को बदल, अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड कर, और लगता है कि ये थोड़ी गलत है तो इसको बदल दे, जान लगा दे। और लगता है कि नहीं ये गलत तो है लेकिन मेरे से नहीं हो पाएगा, तो छोड़ दे। ये कमजोर लोगों की तरह बात मत किया कर। मजबूत बन, ईमानदार बन। देखा, मुझे नफरत, मतलब गुस्सा आता है यार कि लोग बताते हैं कि चीनी कम खाना, नमक ज्यादा पीना। भाई चीनी कम खाना, नमक ज्यादा पीना, इससे अगर फर्क पड़ता भी होगा, मैं गलत नहीं बोल रहा किसी को, सॉरी, गलत वे में मत लेना, अगर फर्क पड़ता भी होगा तो कितना पड़ेगा? 1%। मैं नहीं करूंगा, मैं पागल हूं, मैं पढ़ता रहूंगा, मुझे समझ कम आएगा तो मैं 24 घंटे में से 18 घंटा पढ़ूंगा। कोई 4 घंटे पढ़ेगा, मैं 16 घंटे पढ़ूंगा। ये सब 1-2% खत्म हो जाएगा जब मेरी ईमानदारी और इंटेंशन सही होगी। तो समझ में आया कि नहीं है? और टाइम टेबल जो लोग बनाते हैं ना, वो तो एकदम मुझे घटिया इंसान लगते हैं। टाइम टेबल मैंने भी खूब बनाया था, तुम भी बनाते हो, कहीं फॉलो नहीं होता। अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को तुम दूसरे के अकॉर्डिंग कैसे जज कर सकते हो? तुम कब उठते हो, तुम्हारा इफिशिएंसी कब मैक्सिमम होता है, तुम्हारे घर का एनवायरनमेंट कैसा है, तुम्हारी पढ़ने की स्ट्रैटेजी कैसी है, तुम खुद समझना मेरी बात। जब तुम खुद कंफर्टेबल कब महसूस करते हो, वो तुम्हें पता है। कोई XYZ आता है, कहता है कि ये बेस्ट, दुनिया का सबसे बेस्ट टाइम टेबल है, जरा पूछना कितनी बार फॉलो किया था। और तू कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि बेस्ट क्या होता है? आप कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि मुझे कब पढ़ना है, कब बैठना है, कब सोना है? अरे भाई, मेरे जीवन का तो एक ही काम है, पढ़ना। दूसरा काम तो है ही नहीं। जब दूसरा काम है ही नहीं तो अपने पढ़ाई को मैनेज क्यों कर रहा हूं? तुम अपनी पढ़ाई को मैनेज कर रहे हो, मतलब उसको एक काम की तरह ट्रीट कर रहे हो। तुम समझ नहीं रहे हो यार, समझ नहीं रहे हो। ऐसे नहीं होता। टाइम टेबल बनाने से, नमक ज्यादा खाने से, चीनी कम पीने से ऐसे नहीं होता। यह होता है ईमानदारी से और पागलपन से। वो जब तक नहीं आएगा ना, तो चीनी नमक से कुछ नहीं हो पाएगा, टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं हो पाएगा। पागल होना पड़ेगा, और पागल इंसान ही इतिहास रचता है। तुम्हें अगर दुनिया से हट के बड़ा काम करना है तो तुम अपने गोल के लिए तुम्हें पागल होना पड़ेगा। दुनिया मजाक उड़ाएगा, लेकिन तुम्हें अपने रास्ते पे चलना पड़ेगा। छोड़ दे, भुला दे सबको,
6 महीने के लिए कोई माँ बाप नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई रिलेशन नहीं, कुछ नहीं, इस लेवल को अचीव कर, तुम बोले सर ऐसे जीवन का ही क्या फायदा, मैं जीवन जीने के लिए थोड़ी ना कर रहा हूं यार, ऐसे 6 महीने की बात है, सिर्फ 6 महीने की बात। चल देखिए फटाफट, आई एम सॉरी समय खराब नहीं होना चाहिए। आई आर इज इक्वल टू वी माइनस क्यू बाई सी, सही लिखा है क्या? सही लिखा है क्या? बिल्कुल सही लिखा है। तो ऐसे आई को लिख सकते हैं अपन डी क्यू बाई डी टी, और यहां से आर को नीचे ले लेते, इधर एलसीएम लेके, तो सी भी माइनस क्यू बटा सी आर हो जाएगा। ठीक बात है, तुम कैलकुलेशन देख लो। डी टी को यहां लिखाएंगे तो डी क्यू बटा सी बी माइनस क्यू, देखो सी बी माइनस क्यू इज इक्वल टू डी टी बटा सी आर, यहां से इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना, 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन लॉग एक्स। तो देखो यहाँ पे डी क्यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना सी बी माइनस क्यू का, तो भी लॉग के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है ना, लॉग के टर्म्स में आएगा, इसको सॉल्व करेंगे। देखो बोर्ड का तो पार्ट है नहीं, मैं डायरेक्टली इक्वेशन पे सवाल आते उसको समझाता हूं। चार्ज का ग्रोथ हो रहा है, जब डीके होता है ना, तो डीके का इक्वेशन, चार्ज के डीके का इक्वेशन, करंट के डीके का इक्वेशन और रेडियो एक्टिव डीके का इक्वेशन सेम फॉर्मेट में होता है। ग्रोथ का जब इक्वेशन लिखेंगे तो 1 माइनस डीके के फॉर्मेट में ऐसा आता है, क्यू इज इक्वल टू सी भी 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई आर सी, ये आएगा तेरा सॉल्व करके। चाहो तो 2 लाइन इंटीग्रेशन करके आप कर सकते हो। मैक्सिमम चार्ज तुम्हारा सी भी होता है, तो क्यू इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्यू मैक्स 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई आर सी, ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम चार्ज का फॉर्मूला। क्यू इज इक्वल टू क्यू मैक्स 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। चलो साहब ठीक है, ये चार्ज आ गया। इसको थोड़ा समझते हैं और ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे, टी की वैल्यू 0 रखेंगे तो ई का पावर 0 1 होता है, किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है। ई का पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है, ई का पावर माइनस इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट मतलब 1 अपॉन ई का पावर इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट इज 0। ठीक है साहब, तो जैसे ही आप यहां पे चार्ज को 0 रखेंगे, सॉरी समय को 0 रखेंगे, ये 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो चार्ज 0, और इसका ग्रोथ होता जाएगा। जब t इज इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे, तो यहां पे t को इनफाइनाइट रखेंगे, माइनस फॉर्मूले का है, तो माइनस इनफाइनाइट मतलब 0 हो जाएगा, और ये टर्म 0, तो q इज इक्वल टू q मैक्स, मतलब अधिक समय के बाद चार्ज एक मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करके चार्जिंग बंद हो जाएगा। तो ये होगा चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ। एग्जैक्टली अगर मैं t को rc के बराबर रख देता हूं, टाइम को rc के बराबर रख देता हूं, जिसे हम कहते हैं टाउ, टाइम कांस्टेंट ऑफ चार्जिंग, इसको कहते हैं हम टाइम कांस्टेंट। तो क्या कहते हैं हम लोग? टाइम कांस्टेंट। तो टाइम को अगर मैं टाइम कांस्टेंट के इक्वल रखता हूं, t को rc के बराबर रखूंगा, तो यहां पे जो चार्ज आता है वो 63% ऑफ q मैक्स आ जाता है। 63% चार्जिंग इसका हो जाता है एक टाइम कांस्टेंट के बाद। अब देखो यहां पे तुम ग्राफ से पता चल रहा होगा कि बहुत कम समय में चार्ज का बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाता है। देखिए रेट ऑफ स्लोप ऑफ चार्जिंग, देखो क्यू बाई टी का स्लोप क्या होगा? डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी क्या बता रहा है? चार्ज का ग्रोथ। डी क्यू कितना चार्ज आया डी टी टाइम में, तो चार्ज का स्लोप देखो बहुत ज्यादा, धीरे धीरे स्लोप कम हो रहा है। तो चार्जिंग का रेट पहले फास्ट होता है, धीरे धीरे चार्जिंग का रेट क्या हो जाता है? स्लो। चार्जिंग इज फास्ट एट इनिशियली चार्जिंग इज फास्ट, चार्जिंग इज वेरी फास्ट, dq by dt is high, dq by dt is high, and after that it becomes less, मतलब चार्ज लेस नहीं, चार्ज तो बढ़ ही रहा है, चार्ज की वैल्यू तो बढ़ ही रही है, चार्जिंग का रेट कम हो जाता है धीरे धीरे। अब इस I को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, सॉरी चार्ज को डिफरेंशिएट कर दूं, तो ये करंट आ जाएगा dq by dt। dq by dt ध्यान दीजिए क्या था उसमें? q max बाहर ही था, cb उसको बाहर रखिए, q max को 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई आरसी का डिफरेंशिएशन माइनस टी बाई आरसी रहेगा, और यहां पे आ जाएगा माइनस 1 अपॉन आरसी। ठीक है, तो करंट आ जाएगा आपका क्यू मैक्स को लिख सकते हैं अपन सी भी, ये माइनस आर बाई सी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आर बाई सी आ जाएगा इंटू ई का पावर माइनस टी बाई आरसी। यहां से आप देखेंगे तो आपको कैंसिल होता हुआ दिखाई देगा सी से सी, तो आई बराबर वी बाई आर हो जाएगा आई मैक्स, ई का पावर माइनस टी बाई आर से। ये देखो ये है आपका एक्सपोनेंशियल डीके का इक्वेशन, मतलब करंट एक्सपोनेंशियली कम होता जाएगा टाइम के साथ। देखो इनिशियली में करंट मैक्सिमम फ्लो किया था, और धीरे 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 और बहुत जल्दी कम होगा करंट, और धीरे धीरे बाद में धीरे धीरे कम होते हुए डिस्चार्ज हो जाएगा पूरा। ये चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि पोटेंशियल का ग्रोथ कैपेसिटर के लॉन्ग एंड पोटेंशियल का डीके रेसिस्टेंस के लॉन्ग का इक्वेशन क्या होगा, तो VC इज इक्वल टू होगा बेटा Q बाई सी, और किसी भी टी टाइम पे अगर आपको कैपेसिटर के लॉन्ग पोटेंशियल देखना तो किसी टी टाइम का चार्ज रख दो, तो किसी टी टाइम का चार्ज होगा मैक्सिमम चार्ज CV बाई सी 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई आर सी।
सी से सी कट जाएगा, तो वीसी का इक्वेशन बनेगा बैटरी का हाई मैक्सिमम पोटेंशियल इनटू 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। मतलब गेम एक ही चीज का है, ई का पावर माइनस टी बाई आर सी और ई का पावर माइनस टी बाई आर सी डायरेक्ट। देखो रेसिस्टेंस के लॉन्ग पोटेंशियल का अगर आप देखेंगे वेरिएशन, तो V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर। आर तो कांस्टेंट है। करंट का जैसे जैसे डीके होगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल कम होता जाएगा। करंट का डीके का इक्वेशन लिखेंगे आप I नॉट इंटू आर ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। तो ये हो जाएगा वी आर इज इक्वल टू वी, आई नॉट की वैल्यू होगी वी बाई आर, तो आर से आर कटेगा, वी ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अच्छा अगर इन दोनों को तुम जोड़ दो जोड़ दो, चलो तो वी टी वी आर प्लस वी सी को जोड़ दो किसी टी टाइप, ये बैटरी के पोटेंशियल के बराबर वी के बराबर आ जाएगा। ये समय के साथ कम होता जा रहा, ये समय के साथ कम होता जा रहा, ये समय के साथ बढ़ता जा रहा। इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, वीसी वर्सेस टी का ग्राफ ऐसा बनेगा और वी आर वर्सेस टी का ग्राफ ऐसा बनेगा। तुम कहोगे जैसा चार्ज का ग्राफ तो वैसा ही बना है, हाँ तो चार्ज के क्रॉसपॉन्डिंग ही तो प्रोपोर्शनल टू चार्ज ही तो है पोटेंशियल, और यहाँ पे जैसा करंट का ग्राफ बना है वैसा ही बनेगा, हाँ क्योंकि रेसिस्टेंस के अलॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप करंट के प्रोपोर्शनल ही तो होता है। इतनी आसान बातें हैं, कोई खास बात नहीं। नेक्स्ट देखिए, फॉर अ चार्जिंग ऑफ टू डिफरेंट कैपेसिटर, देखिए दो डिफरेंट कैपेसिटर है C1 और C2, दोनों के चार्जिंग के लिए सेम बैटरी से चार्जिंग के लिए ग्राफ बना है, ये रहा ग्राफ, चार्ज वर्सेस टी का ग्राफ ये। ऐसा ग्राफ बना, ये पहले के लिए, ये दूसरे के लिए। तो आपसे पूछा है कि C1 C2 और R1 R2 में कंपेयर करिए। बहुत ही लॉजिकल सवाल है बेटा, चिंता मत करना। सबसे पहले ये देखो कि दोनों का बैटरी सेम है जिसे हमने चार्ज किया है, दोनों कैपेसिटर जिसको हमने चार्ज किया है वो सेम पोटेंशियल की बैटरी से हमने चार्ज किया है, सेम पोटेंशियल की बैटरी से हमने चार्ज किया है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये उनके चार्जिंग का ग्राफ है, चार्ज वर्सेस टाइम का। तो यहाँ पे पीक करंट जो आया है, ये पीक करंट वो दोनों केस में सेम आया है। तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू होती है C1V बराबर C2V, क्योंकि दोनों का बैटरी का पोटेंशियल सेम है। भले ही चार्जिंग का पाथ अलग अलग है, चार्जिंग का रेट डिफरेंट था, लेकिन दोनों का मैक्सिमम चार्ज सेम है। तो मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू होती है CV, यहां से V से V कट जाएगा, तो यह आ जाएगा बेटा C1 बराबर C2, मतलब दोनों की कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अब यहां पे देखिए कुछ 63% चार्ज का ग्रोथ होने में जो ये समय लिया है वो लिया है कुछ τ1, और उतना ही चार्ज ग्रोथ होने में ये टाइम लिया है τ2। मतलब पहला जो पाथ था चार्जिंग का, मतलब पहले कैपेसिटर का जो चार्जिंग का पाथ है, अब नहीं देख रहे वो जल्दी चार्ज हो गया है, और दूसरे कैपेसिटर बड़ा धीरे धीरे चार्ज हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली चार्ज आया उतना ही है। तो आप कहेंगे कि दूसरे का टाइम कांस्टेंट τ2 ज्यादा है τ1 से, और τ बराबर क्या होता है CR, याद रखिए CR CR CR। तो ये है C2 R2 और ये होगा C1 R1। C1 बराबर C2 हमने प्रूव कर लिया है, ये कट जाएगा तो हो जाएगा R1 इज लेस देन R2। आंसर आ गया, समझ आई ये बात। अब देखिए नीट में एग्जैक्टली सवाल कैसे पूछे जाते हैं। नीट में एक सर्किट बना देंगे, 10 वोल्ट 10 ओम 10 ओम 10 माइक्रोफैराड 10 ओम, बोलेंगे t इक्वल टू 0 पे बताइए सर्किट में करंट क्या होगा, बैटरी से करंट कितना फ्लो करेगा, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे बताइए बैटरी से करंट कितना फ्लो करेगा। तो आप जाएंगे यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे बोलेंगे, एग्जैक्टली t इक्वल टू 0 पे बोलेंगे कि कैपेसिटर विल बिहेव एज, कैपेसिटर विल बिहेव एज सिंपल वायर। अब बोलेंगे t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर विल बिहेव एज सिंपल वायर, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर चार्ज नहीं है, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, चार्जिंग अभी शुरू हो रहा है तो करंट को अलाउ करेगा, वहां से चार्ज फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो सिंपल वायर जैसा बिहेव करेगा। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर विल बिहेव एज ओपन वायर, कैपेसिटर विल बिहेव एज ओपन वायर। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर ओपन वायर जैसा बिहेव करेगा, एंड t इक्वल टू 0 पे सिंपल वायर जैसा बिहेव करेगा। तो चलिए आप यहां से देखिए ध्यान से, चलिए यहां से ध्यान से देखिए, ये मैंने बनाया है सर्किट, ये पूरा बनाया है सर्किट। अब इस सर्किट को हम रिप्लेस करेंगे t इक्वल टू 0 पे,
जहां पे कैपेसिटर एक सिंपल वायर जैसा बिहेव करेगा। कुछ नहीं करना, t इक्वल टू 0 पे घबराना नहीं है, कैपेसिटर को हटा के सीधा तार बना लो। तो देखो ये सिंपल वायर और फिर से 10 ओम की रेसिस्टेंस। अब ध्यान से देखो, यहां से बैटरी से जो करंट आएगा इस रेजिस्टेंस से बाहर निकलेगा, यहां पहुंचेगा। अब यहां से यहां तक जो करंट आएगा उसके लिए 3 रास्ते, एक ये और एक ये। और इत्तेफाक से देखो ये इस रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो करंट पूरा का पूरा यहां से फ्लो करके आएगा। ये दोनों ही रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। या ऐसे समझो कि यहाँ पे पोटेंशियल कुछ तुम x मानते हो, तो ये x, तो ये भी x, ये भी x। यहां से कोई रेजिस्टेंस, कोई बैटरी नहीं है, तो ये भी x। सेम पोटेंशियल के बीच में रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं होता है, तो दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इस पूरे 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 सर्किट में एक ही इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा 10 ओम। तो करंट की जो वैल्यू होगी वो 10/10 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अब बात करते हैं t इज इक्वल टू इन्फिनिटी की। t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो कैपेसिटर ओपन वायर जैसा बिहेव करेगा, तो ये सर्किट बनाएंगे आप। देखिए बेटा बहुत आसान है, समझने की कोशिश करिए। मैं तो यही कह रहा हूं ना, कैपेसिटर को मिटा दे यहां से, ओपन वायर मतलब कैपेसिटर को मिटा दे और बाकी सबको ड्रॉ कर दे। बच्चे कहते सर नहीं आ रहा, डूब मर तू जाके। नहीं आ रहा तो डूब मर जाके, अब तेरे बस का कुछ नहीं है, हो गया तेरा समय पूरा हो गया। 10वीं पास कर गया, 12वीं पास कर गया, अब जान लेगा क्या? अपनी औकात से बहुत ज्यादा काम कर लिया तूने। 10 12 पास कर लिया, अपनी औकात से बहुत बड़ी काम कर लिया तूने। बच्चे कहते सर आप डीमोटिवेट कर देते हो। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, तेरी मौज ले रहा हूं, डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, है ना। इसको समझने की कोशिश कर, डीमोटिवेटिंग नहीं है ये, है ना। समझ इसकी बात को, गहराई को समझ। कभी कभी इंसान को जगाने के लिए थोड़ा सा उसको पंप करना पड़ता है ना, उसमें आग लगाना पड़ता है, तभी जाकर उसको लगता है कि अरे यार ये तो बहुत हो गया, ये बहुत घनी बेइज्जती हो गई अपनी, अब तो जीवन में कुछ करके दिखाना होगा। तो अब तो कम से कम समझ ले, दुनिया बहुत समझाई, बहुत मोटिवेट की, तो रामलाल ही रह गया। चल कम से कम बेइज्जती करके देख लेते हैं, बुराई करके देख लेते हैं, आईना दिखा दे तो मौज लेके देख लेते हैं, क्या कर ले, देखते हैं कि आगे क्या कर पाते हो तुम। चलो ये देखो 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 वोल्ट, यही बनेगा सर्किट। अब बीच में ब्रेक हो गया, तो अब क्या होगा, यहां से जो करंट जाएगा ये 10 ओम आपका सीरीज में हो जाएगा। 10 ओम क्या हो जाएगा, सीरीज सॉरी पैरेलल में। आर मान लो ना तुम, तीनों आर 10 ओम 10 ओम 10 आर मान लो, तो ये R/2 और इस सीरीज में 3R/2, तो करंट हो जाएगा तुम्हारा बैटरी की पोटेंशियल इंटू 3R/2 टू ऊपर। अब E की वैल्यू 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस भी 10, तो कट जाएगा दोनों, ये आ जाएगा 2/3 एम्पियर। 2/3 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। अब बेटा यहां से जो करंट जाएगा 2/3 एम्पियर, दो हिस्से में बटेगा, दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है, तो 1/3 आएगा। यहां से करंट आएगा 1/3, अरे बटेगा ना आधा आधा, 1/3। अब ये पॉइंट ए और बी के बीच कैपेसिटर लगा। अब ईमानदारी से बताओ ए और बी के बीच पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, जितना इस दोनों रेजिस्टेंस के लॉन्ग होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस आप सर्किट देख के बता सकते हो, VA माइनस VB बेटा IR के बराबर ही तो होगा। ये भी ए है, ये भी है, IR आई बोलो 1/3 इंटू 10, मतलब 10/3 वोल्ट आएगा। अगर तुमसे बोलता है कि इस पे चार्ज की वैल्यू बताओ, स्टेडी स्टेट पूरा चार्ज हो जाएगा, तो तभी ये ओपन वायर जैसा बिहेव करेगा। तो Q मैक्सिमम होगा C इंटू V मैक्सिमम। V मैक्सिमम 10/3 और ये 10, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 100/3 माइक्रोकूलम। 100/3 माइक्रोकूलम। सर इसमें नहीं निकाला था आपने चार्ज। अब t इक्वल टू 0 पे चार्ज कहां होगा, उसमें चार्ज जब पूछ रहा है तो स्टेडी स्टेट पे ही पूछेगा इस तरह के सर्किट में। चलो अब सवाल करते हैं, मतलब सवाल की तो कर रहे थे, t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट चाहिए। कुछ मत करो, सिंपल कैपेसिटर को वायर बना दो, कोई मतलब नहीं है कैपेसिटर का, कोई मतलब नहीं कैपेसिटर का, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, हटा दे, नामो निशान मिटा दे, बर्बाद कर दे, नामो निशान मिटा दो एकदम, है ही नहीं कैपेसिटर। तो 10 वोल्ट की बैटरी, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 6 ओम और ये 6 ओम। और मेरी बात सुनना, अगर मैं यहां पे 0 वोल्ट मानता हूं तो ये प्लस 10 वोल्ट होगा। तो तुम ये समझो कि यहां पे पोटेंशियल 10 और 2 और 4 6, तो यहां पे करंट जाएगा तेरा 10/6। देखना पोटेंशियल डिफरेंस ये 10, और इधर से 6 6 12, तो ये जाएगा 10/12 करंट I1 हो जाएगा ये, और ये तेरा I2 हो जाएगा। क्या बहा बकवास है, इधर I2 गया, इधर I1 गया, तो नेट करंट है I बराबर I1 प्लस I2 कर ले। टाइम पास सवाल है। स्टेडी स्टेट में ओपन वायर जैसा बिहेव करेगा।
अच्छा एक काम और कर सकते हैं, इस दोनों रेजिस्टेंस को तो सीरीज में जोड़ोगे तो 4 2 6 ही बना लो यार, और इस दोनों को सीरीज में जोड़ सकते हैं तो इसको 12 बना लो, ऐसे जोड़ दो 12 ओम और 6 ओम, इन दोनों को नहीं जोड़ सकते आप सीरीज में क्योंकि यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस है। और t इज इक्वल टू 0 पे ओपन वायर जैसा बिहेव करेगा। तो ये बैटरी हो गई और ये ए पॉइंट और बी पॉइंट में कैपेसिटर लगा था, इसको मैंने तोड़ दिया, ओपन वायर कर दिया, तो ये सर्किट बनेगा। अब देखो अगर ये ओपन वायर हो गया मतलब यहां से कोई करंट फ्लो करके ना जा पाई, मतलब यहां पे करंट जीरो होगा। ठीक है बेटा, तो बैटरी से कोई करंट फ्लो कर नहीं रहा। अब इस आउटर सर्किट में देखोगे तो यहां से चलो, तुम्हें इसे चलो बैटरी की तलाश में क्लोज लूप बनाते हैं, नहीं मिला, रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस मिला, फिर से रेजिस्टेंस मिला, बैटरी तो मिला ही नहीं बे, क्लोज लूप में कोई बैटरी है ही नहीं, तो इस आउटर लेयर में स्टेडी स्टेट पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ, कैपेसिटर तो पूरी चार्ज हो गया। किसने किया? बैटरी ने किया, तो करंट तो फ्लो नहीं करा, स्टार्टिंग में तो किया था ना। सिंपल वायर जैसा होगा तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 10 वोल्ट, तो यहाँ पे देखो ना आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो ऐसे करंट जाएगा, कुछ I1 फिर I2 ऐसे जाएगा, घूम के आ जाएगा। लेकिन स्टेडी स्टेट में धीरे धीरे करंट चलता रहा, कैपेसिटर जब पूरा चार्ज हो गया तो कैपेसिटर फुल चार्ज में ओपन वायर जैसा बिहेव करने लगा। जब ये ओपन वायर जैसा बिहेव करने लग गया तो यहां से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो अब ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे तो ये होगा, यहां चलोगे 10 वोल्ट, बैटरी 10 वोल्ट की थी वे, तो ए से चलोगे तो लो से हाई 10 वोल्ट तो होगा ही ना, करंट फ्लो करे ना करे, बैटरी से करंट फ्लो ना करे, पोटेंशियल डिफरेंस अपने ईएमएफ के बराबर देता है, तो 10, और यहां से आओगे कोई करंट नहीं तो ईएमएफ नहीं यहाँ भी, तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो चार्ज देखोगे एट स्टेडी स्टेट तो वो होगा तुम्हारा 10 गुना 10 मतलब 100 माइक्रोकूलम। क्यू बराबर होता है बेटा CV, क्यू बराबर क्या होता है CV। चलो आओ देखिए, यहाँ पे घबराना नहीं है, सवाल 4 करो ताकि फील आए पूरी तरीके से। चलो ये जो भी है सर्किट बनाया इसने तो t इक्वल टू 0 पे सर्किट बड़ा अजीब सा बनेगा, कुछ मत करो, कैपेसिटर को हटा के तार बना लो, कैपेसिटर को हटा के तार बना लो, आओ तार बनाए, रेजिस्टेंस को मत हटा देना भाई, कैपेसिटर को ही हटाना, ऐसा सर्किट बनेगा। देख ले क्या बात कर रहे हो सर, ये होगा 10 ओम, हाँ, और ये होगा 20 ओम, हाँ, यहां से जो करंट जाएगा ऐसे जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल मान लो x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, ये x, ये भी शॉर्ट सर्किट, ये भी शॉर्ट सर्किट, करंट ऐसे जाएगा। अरे मेरे मुन्ना, अरे मेरे मुन्ना, अरे मेरे मुन्ना, ऐसे जाएगा। तो सर ये तो इनफाइनाइट करंट फ्लो कर जाएगा, हाँ नहीं है रेजिस्टेंस, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस हम लगाएंगे तभी फाइनाइट करंट आएगा। ये तो देखो नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो गया सीधा ऐसे 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 ऐसे। तो हम ये कुछ पूछा ही नहीं हमें से, हमसे पूछा है कि स्टेडी स्टेट पे चार्ज बताओ। तो एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट मतलब लंबे समय के बाद, लंबे समय के बाद देखेंगे तो ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, हाँ कहाँ कहाँ बे वायर है, ये रेसिस्टेंस, और ऐसा बनेगा। क्या यही सर्किट होगी? हाँ, क्योंकि दोनों ही कैपेसिटर ओपन वायर जैसा बिहेव करेगा। जब दोनों ही कैपेसिटर ओपन वायर जैसा बिहेव करेगा तो ये तो सर्किट होगी। मतलब सर यहां भी कैपेसिटर, यहां भी कैपेसिटर, तो आप कह सकते हो कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B मान लेते हैं, ये B ही होगा फिर, और ये पॉइंट अपन C मान लेते हैं, है ना, ऐसे करके C मान लो, यहीं C मान लो, एक ही बात है बेटा। तो B और C के बीच देखो, ये B और ये C के बीच कैपेसिटर लगा है, और ये A और B के बीच कैपेसिटर लगा था, तो पूरा चार्ज होने के बाद इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, 20 ओम, और ये बेटा 30 वोल्ट। तो करंट जो फ्लो करेगा ऐसे ही जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, पूरा का पूरा करंट। अरे भाई फुल चार्ज होने के बाद कैपेसिटर ओपन वायर जैसा बिहेव करता है तो करा रहा है ना, क्या दिक्कत हो रहा है तुम्हें, करा रहा है ना ओपन वायर जैसा बिहेव। तो करंट कितना फ्लो करेगा? तो करंट करेगा 30/30 ओम, 1 एम्पियर। अब ध्यान से देखोगे तो यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो इस कैपेसिटर के लॉन्ग आएगा। देखो यहां का जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा और यहां का पोटेंशियल ड्रॉप एक्जैक्टली इस रेजिस्टेंस का होगा, तो V बराबर IR, ये पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा आपका 10 वोल्ट का। तो इस पर चार्ज आएगा CV 10 और 10 2 माइक्रोफैराड 20 माइक्रोकूलम। और उसी तरीके से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। ये तो मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। T इज इक्वल टू 0 पे अगर सर्किट बनाए अपन, बेटा अच्छे से समझिए, T इज इक्वल टू 0 पे कोई मतलब नहीं, ऐसे जाएगा और कैपेसिटर सिंपल वायर बन जाएगा, मतलब ये सिंपल वायर यहां पे आ जाएगा, ये अच्छा नहीं मतलब है बे, रुक 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 रुक, अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, सब्र करो सब्र करो सब्र करो। ये तुम्हारा सर्किट है, सिंपल वायर की तरह कैपेसिटर बिहेव करेगा, मतलब ये यहां कनेक्ट होगा और ये यहां कनेक्ट होगा, ये आपका 5 ओम, ये आपका 12 ओम और ये आपका 3 ओम। देखिए बेटा, तो अगर आप इसको x मानते हैं तो ये भी सिंपल वायर 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 x होगा, इसको आप y मानते तो ये y y y y ये y होगा, मतलब x और y के बीच में तीनों ही पैरेलल में हो जाएंगे, ऑल आर इन पैरेलल।
ऑल आर इन पैरेलल, ये हो जाएगा 20 वोल्ट। तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट निकाल के करंट मत निकालना, पैरेलल में करंट निकालोगे भी तो इसमें करंट हो जाएगा तुम्हारा 20/5, इसमें होगा 20 है ये 20/12 और इसमें होगा 20/3, सबको ऐड कर दो। पैरेलल में तो सबके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही होगा। हाँ, स्टेडी स्टेट पे तुमसे चार्ज पूछेगा तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे स्टेडी स्टेट पे क्या करोगे, इसको ओपन वायर मान लोगे तो ये सर्किट बन जाएगा। इतना आसान सवाल तो क्या हो ही नहीं सकता, फिर भी तुम्हें रामलाल समझ नहीं आता। देख, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ये कैपेसिटर कहाँ गया, फुल चार्ज होने के बाद ओपन वायर जैसा बिहेव करेगा, मतलब ये नहीं है, ये भी ओपन वायर जैसा बिहेव करेगा, सीधा करंट जाएगा। ये 5 ओम और ये 12 ओम और ये 3 ओम, 5 and 3 हो जाएगा 7, नहीं 8 and 12 20, मतलब यहां से 1 एम्पियर ही करंट अभी भी जाएगा। करंट कितना जाएगा, 1 एम्पियर। अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात, असल में इस पॉइंट को मैं मानता हूं, ये इस पॉइंट को, इसको मानता हूं मैं बी, इसको मानता हूं मैं सी और इसको मानता हूं डी, कोई बुराई नहीं है। अब जो ये कैपेसिटर मान लो, ये C1 है आपका 2 माइक्रोफैराड और ये आपका C2 है कुछ भी, C2 है आपका 5 माइक्रोफैराड। तो ये C1 कहां पे कनेक्टेड है, 5 के इधर और 12 के इधर, मतलब A तथा C के बीच। देखो ना 12 के उस तरफ, A तथा C के बीच। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C1 इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन AC, A से C तक। और सिंपल ये सीधा करंट सेम जा रहा है, तो 12 and 5 हो जाएगा आपका 17 और इंटू 1, तो 17 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 17 वोल्ट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। 17 वोल्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। और आप ध्यान से देखें, ये जो C2 कैपेसिटर है यहां पे कनेक्टेड, देखो 12 और 5 के बीच में पॉइंट है B और दूसरा एंड D पे कनेक्टेड, तो यहां पे B और D का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर BD हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 12 3 15, 15 मल्टीप्लाई 1 मतलब 15 मल्टीप्लाई 5 75, नहीं ये तो V निकाला बस, 15 वोल्ट। तो चार्ज निकाल देंगे आप Q बराबर C भी, चार्ज निकाल देंगे आप Q बराबर C भी, कोई खास बात नहीं बेटा। चलो ये सवाल देखो, बढ़िया सवाल है, मैं आप फटाफट कराता हूं। फाइंड चार्ज ऑन अ कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट, ये भी पूछ लेंगे, चार्ज ऑन अ कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। सर्किट को रीड्रॉ करो इन्फिनिटी में, स्टेडी स्टेट पे जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो सिंपल वायर हो जाएगा, सॉरी ओपन वायर हो जाएगा। फुल चार्ज हो जाएगा तो ये ओपन वायर हो जाएगा, इसको पॉइंट ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। देखो ऐसा सर्किट बनेगा। सवाल के नंबर बढ़ाने बहुत जरूरी होते हैं बेटा, ताकि आप डिफरेंट तरह से सोचना सीख लें, डिफरेंट तरीके से सोचना सीख लें। ये 4 ओम, ये आपका 2 ओम, ये आपका 3 ओम, ये आपका 10 वोल्ट, ऐसा ही तो सर्किट बनेगा। अब ध्यान से देखिए, तो ये पॉइंट अगर आप x मानते हैं, देखो ये बैटरी के इधर भी x है, इसको y बोलते हैं, तो x और y के बीच में ये आपका दोनों सीरीज में हो जाएगा, 4 to 6 और 6 और 3 पैरेलल में हो जाएगा। तो 6 और 3 पैरेलल में आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये हो गया 10 वोल्ट, 2 ओम और 10 वोल्ट। तो यहां से जो करंट फ्लो करेगा वो 10/2 बराबर 5 एम्पियर करेगा। करंट कितना फ्लो करेगा, 5 एम्पियर। यहां से करंट जो फ्लो कर रहा होगा वो 5 एम्पियर करेगा, और जो भी करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर वहां पे 2 हिस्से में बटेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस जाता है, जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस उसमें करंट कम। इसमें x 6 ओम में x, तो 3 ओम में 2x, तो x प्लस 2x मतलब 3x बराबर 5, तो x बराबर हो जाएगा 5/3, x बराबर हो जाएगा 5/3। समझ में आ रहा? तो यहां पे जाएगा 5/3 एम्पियर। अब तू समझना, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कैपेसिटर लगा है, तो यहां से चलो VA, चलो 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 बढ़े, चलो टिनी टिनी टिन, कुछ नहीं मिला, टिनी टिनी टिन, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। यहां से यहां तक जाओगे तो -4 इंटू बताओ करंट 5/3 इज इक्वल टू, मैं बी पे पहुंच जाऊंगा, यहां पे बी पे पहुंच जाऊंगा, तो VA माइनस VB हो जाएगा आपका 20/3, तो चार्ज हो जाएगा CB, C बोलो 20 मल्टीप्लाई 20/3 मतलब 200/3 माइक्रोकूलम। बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है यार, रामलाल टाइप सवाल एकदम। द चार्ज इन द 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट, 2 माइक्रोफैराड पे स्टेडी स्टेट में चार्ज पूछा है ना। चलो देखो, कुछ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अपन स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर को भुला देते हैं, तोड़ देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, उसको कहते हैं तू है ही नहीं, तेरा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं करेगा, हट गया, ये हट गया, तो सिंपल ये क्लोज लूप हो जाएगा। ऐसे ऐसे करंट ऐसे बहेगा। देखो ये 2 वोल्ट है ना,
और ये 1 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट वाला जीतेगा करंट, ऐसे ऐसे क्लोज लूप में करेगा, ऐसे 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 ऐसे। 1.5 वोल्ट की बैटरी होगी, 2 वोल्ट की, ऐसे होगा, ये 2 और ये 2, तो करंट सिर्फ आउटर लेयर में फ्लो करेगा, बीच में कैपेसिटर फुल चार्ज होने के बाद टूटा हुआ तार जैसा होगा। अब सिंपल, ए और बी के बीच में ब्रोकन वायर आपने माना था, पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए ए से चलोगे, ऐसे घूम के घूम के घूम के घूम के बी तक आ जाओ, है ना, तो चल के आओ और पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। वो पोटेंशियल डिफरेंस आपका आना चाहिए 0, चार्ज की वैल्यू आएगी इसमें 0। अब मैंने 4 सवाल कर दिए यार, 5वां तो खुद कर ले। चलो, फाइंड टाइम व्हेन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर एंड रेसिस्टर विल बी सेम। क्या लिखा यार, ये इंडक्टर कहां से आ गया अभी, रेसिस्टर या रेसिस्टेंस विल बी सेम। फाइंड टाइम व्हेन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर एंड रेसिस्टर विल बी सेम। कितने समय के बाद चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में, इन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर में के चार्जिंग में कितने समय के बाद कैपेसिटर का और रेसिस्टर का पोटेंशियल सेम होगा। तो कैपेसिटर का पोटेंशियल बराबर रेसिस्टर का पोटेंशियल। कैपेसिटर की पोटेंशियल को क्या लिखते हैं, Q बाई सी, तो लिखेंगे 1/c, Q को लिखेंगे Q मैक्स 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई आर सी इज इक्वल टू, वीआर लिखेंगे अपन आई आर, जब आर आपका वही रहेगा, आई हो जाएगा आपका आई मैक्स ई का पावर माइनस टी बाई आर सी, यही तो आएगा। अच्छा, Q बराबर हो जाएगा आपका सी वी, Q बराबर हो जाएगा C इंटू वी, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ V, V 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई आर सी, और ये होगा आपका R, और I मैक्सिमम होगा आपका V बाई आर, R से R कटेगा, ये भी बचेगा V इज इक्वल टू ई का पावर माइनस टी बाई आर सी, V से V कट गया, 1 इज इक्वल टू माइनस इधर प्लस हो जाएगा, ई का पावर माइनस टी बाई आर सी प्लस ई का पावर माइनस टी बाई आर सी, ई का पावर माइनस टी बाई आर सी प्लस ई का पावर माइनस टी बाई आर सी, तो ये हो जाएगा आपका 2 ई का पावर माइनस टी बाई आर सी इज इक्वल टू 1। तो 1/2 लिख देंगे, इधर 2 है ना, तो हाफ आ जाएगा, हाफ को अपन ऊपर ले जाए तो पावर माइनस होगा, तो ई का पावर माइनस टी बाई आर सी इज इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन चेक कर ले एक बार। देखो, जब पावर सेम हो, सॉरी बेस सेम हो, तो पावर को ऐड करते हैं मल्टीप्लीकेशन में, ये एडिशन है, तो ये 2 का पावर -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस को यहाँ पे बेस को कंपेयर करेंगे, एक्सपोनेंशियल को उधर ले जाएंगे, तो ये होगा टी बाई आर सी इज इक्वल टू ln2। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा आर सी ln2। देखो, एक्सपोनेंशियल को उस तरफ ले जाते हैं तो लॉगरिथम बन जाते हो। देखो, फाइंड टाइम व्हेन चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम चार्ज। कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन पे ज्यादा सवाल आते भी नहीं, लेकिन मैं करा देता हूँ, Q मैक्स 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। तो कितने समय के बाद कैपेसिटर पे आधा चार्ज बचेगा, असल में हाफ लाइफ ही तो हो गया वो, असल में हाफ लाइफ ही तो हो गया वो। यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज का आधा किसी टी टाइम पे चार्ज है, तो Q मैक्स बाई 2, इधर हो जाएगा आपका Q मैक्स 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। तो यहां से आप देखिए Q मैक्स से Q मैक्स कटेगा, तो ये बचेगा इधर हाफ इज इक्वल टू 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो यहां से टाइम भी सॉल्व करके आ जाएगा आर सी ln2। ये आपका हाफ लाइफ हो गया, इसको अपन बोल सकते हैं हाफ लाइफ। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, हाफ। नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड व्हेन चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम चार्ज, एनर्जी, व्हेन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी कैपेसिटर पे क्या हो सकता है, मैक्सिमम एनर्जी कैपेसिटर पे हो सकता है Q मैक्स का होल स्क्वायर बाई 2 से, ये हो सकता है आपका मैक्सिमम एनर्जी। कैपेसिटर पे जो स्टोर्ड मैक्सिमम एनर्जी होगी वो हो सकती है Q मैक्स का होल स्क्वायर बाई 2 से। देखिए ध्यान, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। अब अपने को क्या करना है कि फाइंड टाइम व्हेन चार्ज ऑन अ कैपेसिटर, सॉरी फिर एनर्जी ऑन अ कैपेसिटर इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी। एनर्जी का किसी टी समय पे एनर्जी क्या होगा, किसी भी टी समय पे एनर्जी होगा टी समय का चार्ज का होल स्क्वायर बाई 2c। किसी भी टी समय का चार्ज हो जाएगा Q नॉट का होल स्क्वायर बाई 2c 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई आर सी का होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे ना, Q स्क्वायर बाई 2c। ये हो गया तुम्हारा मैक्सिमम एनर्जी, और एक टी टाइम की एनर्जी बोला मैक्सिमम एनर्जी बाई 2। तो मैक्सिमम एनर्जी ये रहा, Q मैक्स होल स्क्वायर बाई 2c रखेंगे, ये भी Q मैक्स होल स्क्वायर बाई 2c का हाफ, इधर हाफ आएगा, तो असल में बचेगा 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई आर सी का होल स्क्वायर। स्क्वायर को इधर लाओगे तो रूट बन जाएगा, इसे स्क्वायर को इधर लाओगे तो रूट बन जाएगा, 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई आर सी इज इक्वल टू 1/रूट।
भाई साहब इसको सॉल्व कर लो, इधर ले जाओ, ये एक्सपोनेंशियल उधर जाएगा तो लॉग बन जाएगा। फाइंड टाइम कांस्टेंट। देखो एक रेसिस्टेंस लगाओ, एक कैपेसिटर लगाओ तो टाइम कांस्टेंट होता है आरसी, लेकिन एक से ज्यादा रेसिस्टेंस लगाओ तो टाइम कांस्टेंट हम लिखते हैं आर इक्विवेलेंट इंटू सी। आर इक्विवेलेंट क्या होता है? कैपेसिटर के लॉन्ग आर इक्विवेलेंट लिखते हैं। देखिए टाइम इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट, इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट बेटा टाउ इक्विवेलेंट होता है आर इक्विवेलेंट इंटू सी। सी एक ही कैपेसिटर के लिए लिखेंगे वैसे तो, एक कैपेसिटर के लिए जो आपका इक्विवेलेंट चार्जिंग का टाइम कांस्टेंट होगा उसको लिखते हैं हम आर इक्विवेलेंट इंटू सी। देखिए शॉर्ट सर्किट द बैटरी, बैटरी को हम शॉर्ट सर्किट कर लेते हैं, ये जो बैटरी बना है उसको हम कर लेते हैं शॉर्ट सर्किट। एंड देन कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, जो आर इक्विवेलेंट लिखेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस उसको कैलकुलेट करेंगे अलोंग एंड्स ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर के एंड के अलोंग। अब ये सर्किट बना दिया, 90% बच्चा यहां पे सवाल में गलती करता है। ये सर्किट बना दिया और बोला कि इस सर्किट में इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बताइए। तो इस सर्किट में इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी वो कितना होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैटरी को शॉर्ट सर्किट, बैटरी को हटा देते हैं इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए, और कैपेसिटर के अलोंग ही रेसिस्टेंस हमें देखना है। मतलब कैपेसिटर अगर ए और बी के बीच लगा है तो ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस देखना है। तो इस तरह का सर्किट बनेगा। अब ध्यान से आप देखिए, तो बच्चा इसको कह देता है सर 2R हो जाएगा या R/2 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से देखिएगा, यहां से मान लीजिए ए चला तो ये पॉइंट ए है, ए है, ए है, तो ये भी ए होगा, हाँ ये होगा, ये भी क्या होगा, ए होगा। इधर से शॉर्ट सर्किट हो गया बैटरी तो ये भी ए होगा, मतलब ये रेजिस्टेंस तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और फिर से ये ए और बी के बीच एक रेजिस्टेंस है आर, तो तुम्हारा जो आर इक्विवेलेंट आएगा ए और बी के बीच, असल में अभी भी वो आर आएगा बैटरी को शॉर्ट सर्किट करने के बाद। सिंपल देखो, ये आर यहां से सिंपल वायर जोड़ दोगे तो आर शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट हो जाएगा आपका सी आर। बोलेंगे सर सी आर तो तब होता जब एक रेजिस्टेंस होता, अभी भी सी आर ही होगा, इसलिए तो बच्चा गलती करता है। इस केस में भी टाइम कांस्टेंट सी आर ही होगा। तो फिर इसका फायदा क्या हुआ सर? इतनी कहानी सुनाने का फायदा होता है। नेक्स्ट सवाल देखो, फायदा होता है। मान लो ये सवाल मैंने बनाया ई आर, सेम पैटर्न पे सवाल है, सब कुछ सेम है, एक ही डिफरेंस आपको दिखेगा। अब वो बताइए क्या दिख रहा है। पहले ये रेजिस्टेंस नहीं था, बस बैटरी को शॉर्ट सर्किट करने से यहां से यहां तक सिंपल वायर आ गया था। अब आपको अगर आर इक्विवेलेंट निकालना है तो इस दो पॉइंट के बीच में हमें आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो देखो इसी ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस लगा था अपना आर। तो देखो ये रेजिस्टेंस इधर है आर, ये इधर है आर, ये इधर है आर, ये आर आर और आर, ये तीनों आर लगाओ। समझ में आया कि नहीं है? तो अपने को आर इक्विवेलेंट निकालना है। अपने को क्या निकालना है? आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे निकालें? आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे निकालें? तो देखिए ये आर और ये आर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर और आर हो जाएगा R/2। सही बात है यार, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर और आर हो जाएगा R/2। हाँ ये आर और आर R/2 हो जाएगा, और ये R/2 इसके साथ सीरीज में आएगा। तो ए और बी के बीच जो आर इक्विवेलेंट आएगा बिटवीन ए एंड बी वो हो जाएगा आपका 3R/2 इंटू सी। तो ये हो जाएगा 3RC/2 टाइम कॉन्स्टेंट। समझ में आया कि नहीं है? 3RC/2 टाइम कॉन्स्टेंट होगा। डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का मतलब है कि पहले ही चार्ज इस पे मैक्सिमम था और इसका V भी मैक्सिमम होगा। V मैक्सिमम हो जाएगा आपका Q0, V इज इक्वल टू Q/C, Q0/C, ये मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और ये रहा आपका की, ऐसी बात नहीं की क्लोज नहीं है, अभी की है ये, फिर क्लोज तो दिख रहा है, अभी देख ले, आगे मजे, आगे मजे, ये की है। तो t इज इक्वल टू 0 पे जैसे ही मैं सर्किट को क्लोज करूंगा, कैपेसिटर फुल चार्ज था, तो एट t इज इक्वल टू 0 समझना कि जो चार्ज होगा वो मैक्सिमम होगा और वो होगा Q0 के बराबर। चार्ज मैक्सिमम होगा और वो कितने के बराबर होगा? Q0 के बराबर होगा। पोटेंशियल ड्रॉप कैपेसिटर का, रेसिस्टेंस का, क्योंकि पूरा का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप डायरेक्टली इसके बराबर होगा। दो ही कंपोनेंट है तो हर इंस्टेंट पे इसका और इसका पोटेंशियल, यहाँ पे जो पोटेंशियल सप्लाई था चार्ज की वजह से वो इसमें ड्रॉप होता रहेगा, हर इंस्टेंट पे बराबर रहेगा। तो ये मैक्सिमम होगा और कितना होगा? Q0/C के बराबर होगा, स्टार्टिंग में मैक्सिमम होगा। तो करंट भी मैक्सिमम फ्लो करेगा, करंट मैक्सिमम होगा कैपेसिटर की मैक्सिमम पोटेंशियल बटा आर, तो ये हो जाएगा Q0/CR। ये मैक्सिमम पॉसिबल करंट हो जाएगा t इक्वल टू 0 पे। जैसे जैसे समय खत्म होगा ये चार्ज प्लस वाला माइनस के साथ जाके रिलेट होता रहेगा, ठीक है ना? तो समय खत्म होता चार्ज कम होगा, करंट भी कम होगा। यहाँ पे समय के साथ विथ टाइम
चार्ज भी कम होगा, करंट भी कम होगा एट स्टेडी स्टेट, मतलब फाइनली लास्ट टाइम के बाद। तो लास्ट टाइम के बाद क्या, सारा चार्ज डिस्चार्ज हो गया, तो चार्ज भी जीरो, करंट भी जीरो, कैपेसिटर का पोटेंशियल जीरो, रेजिस्टेंस का पोटेंशियल जीरो, कैपेसिटर का एनर्जी जीरो। लिखने की जरूरत क्या है, सब कुछ तो खत्म ही होना है ना। तो किसी टी टाइम पे क्या इक्वेशन लिखेंगे, तो एट टाइम टी, किसी टी टाइम पे जो इक्वेशन होगा कैपेसिटर का पोटेंशियल रेजिस्टेंस के पोटेंशियल के बराबर होगा, ये हो जाएगा बेटा किसी टी टाइम का चार्ज बटा कैपेसिटेंस, ये आएगा क्यू बाई सी, ये होगा क्यू बाई सी। तो यहां पे वी आर को, रेजिस्टेंस के लॉन्ग पोटेंशियल को आप लिख सकते हैं आई आर इज इक्वल टू क्यू बाई सी। यहां से आई को लिखेंगे आप डी क्यू बाई डी टी, क्यू नीचे चला जाएगा, लॉगरिथम में आएगा, लॉगरिथमिक उधर ले जाएंगे, एक्सपोनेंशियल आएगा, मतलब चार्ज का यहां क्या हो रहा है, डीके, चार्ज का क्या हो रहा है, डीके। तो चार्ज के डीके का इक्वेशन बनेगा इंटीग्रेशन करके क्यू इज इक्वल टू क्यू मैक्स, भाई क्यू नॉट जो था, ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। यहां पे देखो असल में चार्ज के डीके का इक्वेशन, करंट के डीके का इक्वेशन, रेडियो एक्टिविटी में डीके का इक्वेशन, सब डीके का इक्वेशन ऐसा ही होता है, मतलब ई का पावर माइनस टी बाई आर से एक्सपोनेंशियल डीके होता है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दोगे इसको, क्या कर दोगे बेटा, डिफरेंशिएट कर दोगे तो करंट आ जाएगा I इज इक्वल टू आई मैक्स ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। अब चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओगे, एक्सपोनेंशियल डीके ऐसा बनेगा, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओगे, एक्सपोनेंशियल डीके ऐसा बनेगा। अच्छा एक स्टेटमेंट में बोलूं, तुम सोच के बताना ये सही है या गलत, बहुत ही लॉजिकल स्टेटमेंट है। विथ टाइम, विथ टाइम, टाइम तो बहुत हो गया, पता नहीं कब से वीडियो बनाए जा रहा हूं लगातार, थका था बहुत, बीच में मुझे लग रहा था यार अब मैं लेट जाऊंगा यहीं पे, इतना थक गया था मैं। बस थोड़ा सा ये कहना इसलिए चाह रहा हूं, ये अदरवाइज मत लेना प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अदरवाइज मत लेना। पता नहीं 7 बजे से साथ रिकॉर्ड कर रहा था मैं, कुछ 7 o'clock से 9-10 हो गए, मतलब 2.25 घंटे का हो गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ये 2 घंटे का हो गया नहीं 2 घंटे से ज्यादा होगा, 2.5 घंटे का हो गया होगा, 2.5 घंटे के आसपास का वीडियो हो गया होगा। मतलब इस हालत में भी नहीं हूं कि मैं टाइम समझ सकूं। बीच में ऐसा महसूस हुआ कई बार कि अब छोड़ देते हैं, थक गया यार, अब रहने देते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों करता गया। पर जब आ रहा था रुकने का मन में, तो कंट्रोल कैसे किया आपने? हाँ कंट्रोल ऐसे किया कि ये सवाल तो बताना जरूरी है। अच्छा कंट्रोल ऐसे किया मैंने, समझना मतलब मेरी फीलिंग्स को समझो, शायद तुम्हें इससे कुछ सीखने को मिले। जब लगातार 2.5 घंटे चिल्लाना आसान काम नहीं है, पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि मैं धीरे धीरे लिखता जा रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ। तो लगातार 2.5 घंटे चिल्लाते रहने के बीच में कई बार ऐसा आता है कि हम डीमोटिवेट होते हैं, ऐसा लगता है कि यार अब हो गया ना, कल पढ़ा लेंगे ना, यार रहने देना, लेट जाते हैं। सच में ऐसी हालत हो जाती है बीच में, मतलब सुबह बना रहा हूँ मैं वीडियो, बस पानी पी के वीडियो बना रहा हूँ, कुछ खाया पिया नहीं है, ऐसी हालत हो जाती है कि अब लेट गए, यहीं पे वीडियो बनाने के बाद मैं ऐसा लेटेंगे कि पता नहीं यार, लेकिन फिर भी नहीं लेटा, करता रहा। तो उसके पीछे कारण क्या है? कारण बस इतना सा है समझना कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको करा देते हैं यार, ये बच्चे को पता होना जरूरी है, ये कंटेंट आज खत्म होना जरूरी है, तब अपन आगे का टाइम में अच्छे से यूज कर पाएंगे, आगे हम कंफर्ट जोन में रहेंगे। अगर आज हम काम चोरी कर लेते हैं, आज हम आधा कंटेंट पढ़ाते हैं, तो कल हम क्या करेंगे, हमारे पास लोड ज्यादा होगा, और रोज धीरे धीरे अगर हम गिव अप करते जाएं, तो एक दिन ऐसा आएगा लगेगा यार इतना ज्यादा बचा हुआ है, हमसे नहीं हो पाएगा। और थोड़ा थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके स्ट्रेच करें, थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट फिर से थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं, तो आज का आज खत्म हो जाएगा। तो हम हर रोज टाइम के साथ अपना सिलेबस खत्म कर लेंगे और कॉन्फिडेंस में रहेंगे, है ना, कंफर्ट जोन में रहेंगे। तो भविष्य में कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं तो अभी आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। समझ आए कि नहीं है? अब देखो यहां पे टाइम कांस्टेंट के बाद अगर मैं समझूं t इज इक्वल टू आर सी, तो जब t इज इक्वल टू आर सी रखूंगा तो आर सी बाई आर सी 1 आ जाएगा, मतलब 1/e का मतलब होता है 37%, तो ये हो जाएगा 37% ऑफ क्यू मैक्स। तो एक टाइम कांस्टेंट के बाद 37% चार्ज या करंट का डीके हो जाता है। इस पे बहुत बढ़िया सवाल पूछते हैं कि चार्ज वर्सेस टाइम का डिस्चार्जिंग के केस में ये ग्राफ दिया। अब ये दो टाइम बना लेते हैं T1 और T2। अब कहते हैं एक तो है टाइम कांस्टेंट और एक है हाफ लाइफ, आधे समय के बाद जब चार्ज खत्म हो गया था वो आधा चार्ज आधा हो गया तो वहां का समय क्या होगा। तो आपको बताना है T1 T2 में से कौन है हाफ लाइफ, कौन है टाइम कांस्टेंट। मैं बताता हूं आपको, T2 है आपका टाइम कांस्टेंट
और T1 है हाफ लाइफ। अभी आप खुद समझे कैसे, ये खुद समझे आप कैसे। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग सर्किट कंसिस्ट ऑफ 5 माइक्रोफैराड, ये नीट का पूछा हुआ सवाल है। 5 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड देखिए, 5 माइक्रोफैराड हैविंग चार्ज 50 माइक्रोकूलम, हैजन सोन द स्विच इज क्लोज एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज किया है, ये रेजिस्टेंस है इतना, देन करंट इसमें क्या होगा t इज इक्वल टू 0 पे। देखो t इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम करंट होगा क्योंकि ये पूरा पोटेंशियल यहाँ पे जाके ड्रॉप कराएगा t इज इक्वल टू 0 पे। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर। V की वैल्यू बताइए, V की वैल्यू है आपकी Q बाई सी, तो Q बाई सी आर, Q बोलो कितना है 50 माइक्रोकूलम और C है आपका 5 माइक्रो फैराड और रेजिस्टेंस आपका 2 मेगा। तो 5 से 5 कटेगा 10 बचेगा, मतलब ऊपर 5 आ गया। 5 मेगा का मतलब 10 टू द पावर 6, मेगा का मतलब 10 टू द पावर 6 ही तो होता है। ये माइक्रो से माइक्रो भी कटेगा तो 10 टू द पावर 6 ऊपर जाके हो जाएगा 10 टू द पावर -6 एम्पियर, मतलब 5 माइक्रो एम्पियर। 5 माइक्रो एम्पियर इज द करेक्ट आंसर, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कैपेसिटर था जिसपे मैक्सिमम चार्ज है प्लस क्यू नॉट, मिनिमम मतलब पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू नॉट और इधर है निगेटिव चार्ज माइनस क्यू नॉट। अपने से क्या बोला है कि द रेशियो ऑफ हीट लॉस इन R1 R2, टोटल हीट लॉस तो होना ही है, जो चार्ज है या फिर जितनी एनर्जी है U नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट का होल स्क्वायर बाई 2t, ये सारा लॉस हो जाएगा, कंप्लीट लॉस हो जाएगा, कंप्लीट लॉस इन R1 एंड R2 दोनों में लॉस होगा। तो कंप्लीट लॉस का कितना हिस्सा R1 में होगा और कितना हिस्सा R2 में होगा, बहुत आसान है समझना। ड्यू टू पैरेलल कॉम्बिनेशन, ध्यान से समझिएगा, ड्यू टू पैरेलल कॉम्बिनेशन, ड्यू टू PARALLEL पैरेलल कॉम्बिनेशन, ड्यू टू पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन होने की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा और V सेम होगा, तो हीट का फॉर्मूला होगा V स्क्वायर बाई R1 T1 इंटू टी। किसी भी t टाइम में जो R1 के क्रॉस हीट लॉस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2 होगा, किसी भी इंस्टेंट पे जो पोटेंशियल होगा वो दोनों में सेम होगा। तो ये इक्वेशन आएगा, मतलब दोनों को डिवाइड करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि H1 बाई H2 जो होगा इनवर्स रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस होगा, है ना, हीट लॉस का रेशियो ये होगा। फाइंड रेशियो ऑफ हीट लॉस, तो हीट लॉस का रेशियो इनवर्स रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस के बराबर होगा और एग्जैक्टली कितना होगा, तो यहाँ पे टोटल हीट लॉस H1 और H2 जो हुआ है वो तो आपका Q नॉट का होल स्क्वायर बाई 2c हुआ है। तो दो इक्वेशन, दो अननोन, यहाँ पे H2 की वैल्यू उठा के रख दो, H1 के टर्म से H1 आ जाएगा, कोई खास बात नहीं। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में तो साफ साफ समझिएगा, किसी भी इंस्टेंट पे करंट दोनों से सेम जाएगा, तो पहले भी हीट लॉस आएगा I स्क्वायर सेमी करंट होगा R1 इंटू टी, दूसरे से हीट लॉस होगा I स्क्वायर R2 इंटू टी। जब यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो H1 बाई H2 जो आएगा वो आपका R1 बाई R2 के रेशियो के बराबर होगा, R1 बाई R2 के रेशियो के बराबर होगा। और टोटल हीट लॉस आप जानते हैं Q नॉट का होल स्क्वायर बाई 2c होता है, यहाँ से एग्जैक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, ठीक है ना। तो आपका धन्यवाद, थक गया, कंटेंट ज़्यादा है, आप कुछ मत करिए, इसको पूरे ढंग से पढ़िए और सवाल लगाइए। लास्ट ईयर के सारे ही सवाल मैंने करा दिए, आपको अपने कंफर्ट जोन में रह के ज़्यादा मेहनत करना, मत निकल बाहर, बहुत सुकुमार है तू तो रह, ज़्यादा मजबूत नहीं बन सकता है तो मैं हूं तुम्हारे ढाल बन के खड़ा, सारा सवाल करा है, वही सवाल को लगाओ, अच्छे से समझो। धन्यवाद।